दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा आपको जानकारी है कि 22 दिसंबर को होने जा रही है और पीसीएस के एग्जाम में योजनाओं से संबंधित, कार्यक्रमों से संबंधित, पहलों से संबंधित कई सारे प्रश्न आते हैं। अब इन योजनाओं को हमने दो भागों में बांटा है और आपको ध्यान देने के लिए बता दूं कि ये योजनाएं रिसेंट योजनाएं होंगी, या तो रिसेंट होंगी मतलब अभी बहुत नवीनतम योजनाएं होंगी, या फिर ये योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण होंगी, वेरी इंपॉर्टेंट होंगी। तभी हमने इसको इस सेगमेंट में रखा है जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। ये वीडियो पीसीएस प्री और मेंस दोनों के लिए हो सकता है, लेकिन फिलहाल 22 दिसंबर को एग्जाम है तो आप उस पर फोकस करिए। यूपी पीसीएस में जो भी एग्जाम होगा उसमें स्कीम और पॉलिसी से संबंधित 4-5 प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं और ये 4-5 प्रश्न बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि हम योजना और स्कीम पर कुछ बात करें, कुछ कंटेंट लेके आएँ, तो हम उस कंटेंट के समक्ष आपके बीच हैं। तो देर नहीं करेंगे और पहली बात तो आपको बता दूं कि योजना की शुरुआत हम उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाओं से करेंगे और फिर केंद्र की योजनाओं पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो जो सबसे पहली हमारी योजना है वो है उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। आपको जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 अभी हाल ही में लॉन्च की है और इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं, वो आम जनमानस के बीच कैसे जाएं और सरकार ये बता पाए कि वो आम जनमानस, आम लोगों के लिए किस तरह काम कर रही है, लोक कल्याणकारी काम कर रही है। ये सरकार का उद्देश्य है। कुल मिलाकर सरकार को अपनी उपलब्धियों का प्रचार करना है। इस योजना का उद्देश्य, इस नीति का उद्देश्य ये है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको आप जान लीजिए। बाकी जो है 3-4 पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है उसके डिस्कस हम कर लेते हैं। पहली बात तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये योजना 27 अगस्त 2024 को योगी आदित्यनाथ साहब की अध्यक्षता में जो कैबिनेट ने इसको संस्तुति दी है। कब दी है? 27 अगस्त 2024 को दी है। ये एक फैक्ट है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये आप याद रखें। अब इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? योजना के तहत जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो एक्टिव यूजर्स हैं, चाहे वो ट्विटर की बात या फेसबुक की बात हो या सोशल साइट्स यूट्यूब की बात हो, जो यूट्यूबर्स हैं उनको सरकार कुछ लाभ देगी और उस लाभ के जरिए उनसे अपेक्षा की जाएगी कि सरकार की योजनाओं को आम जनमानस के समक्ष प्रसारित करें। जैसे डिजिटल माध्यम एक्स की बात कर रहे हैं, पहले जो ट्विटर कहा जाता था, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब की बात यहाँ की जा रही है। सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो और ट्वीट, पोस्ट, रील्स को प्रदर्शित किए जाने से संबंधित कार्यक्रम करवाया जाएगा और उनको एक मुफ्त राशि भी दी जाएगी। अब ये राशि जो महत्वपूर्ण है वो उसके डिस्कशन को हम करते हैं। देखिए, सूचीबद्धता के लिए आपको इस योजना का लाभ उठाने के लिए, इस पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए क्या चाहिए? 4 श्रेणियों में बांटा गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब को सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। अब इसमें एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लुएंसर्स को भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की जो सीमा है वो 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख प्रति माह निर्धारित की गई है। अब समझिएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख की श्रेणी है और यूट्यूब पे अगर आप वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट भुगतान करते हैं, श्रेणी अधिकतम जो भुगतान की सीमा है वो 8 लाख है। यानी यूट्यूबर को सबसे ज्यादा भुगतान करने की बात इसमें की गई है। और फिर दूसरी श्रेणी 7 लाख, फिर 6 लाख, फिर 4 लाख प्रति माह निर्धारित की गई। बहुत अच्छा अमाउंट है ये किसी भी यूट्यूबर्स के लिए। तो कुल मिला के सरकार इसके माध्यम से जो है अपनी रीच को बढ़ाना चाहती है, आम शहरी, आम जनमानस के बीच जाना चाहती है। अब दूसरी योजना की चर्चा करते हैं। ये योजना है उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण नीति। अब इसको कब जो है अप्रूव किया गया है? इसको अप्रूव किया गया है 27 अगस्त 2024 को योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को अप्रूव किया है। अब इस योजना संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट हैं, 2-3 फैक्ट हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्या है, एक फैक्ट ये है कि ये जो योजना है, ये जो अभी नीति आई है 2024 की जो नीति है, ये नीति 2015 की नीति को रिप्लेस करेगी। ये इसको रिप्लेस करेगी। अब इसमें पूछ सकता है कि इस नीति को किस लिए लाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन और अनुश्रवण के संबंध में शासनादेश की संख्या दी गई है
को दिनांक 9 फरवरी 2015 द्वारा उत्तर प्रदेश पेयजल पाइप जलापूर्ति योजनाओं के लिए संचालन और आरक्षण नीति निर्गत है। मतलब इस योजना को और इनहेंस किया गया है और आम जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, आम नागरिक हैं, उन तक कैसे जल पहुंचे, बेहतर स्वच्छ जल पहुंचे, उसकी बात ये योजना करती है। तो कुल मिलाकर हम मेन फोकस पे बात करेंगे और हम अगली जो पॉलिसी की बात करने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, इसके बारे में बात करना जरूरी है। इस पॉलिसी का नाम है उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024। ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसके बारे में डिस्कस करना बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024, उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024। अब इसको अप्रूव कब किया गया है? तो जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 को अप्रूव किया गया है, को स्वीकृत किया गया है। ये फैक्ट है। अब इस फैक्ट के अंतर्गत अलावा क्या इंपॉर्टेंट इसमें है, देखिए इसका उद्देश्य क्या है। जो उत्तर प्रदेश जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकोसिस्टम बनाना है। इकोसिस्टम जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी होगी और उस तरह का वातावरण, रॉ मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड करके एक विशेष जगह पे या विशेष सेक्टर बना के इकोसिस्टम मान लीजिए ये है। तो इसमें रॉ मटेरियल कैसे होगा, लेबर कैसे होगा, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, सब कुछ निर्मित करके एक इकोसिस्टम बनाना है जो राज्य की आर्थिक वृद्धि और नवाचार को बढ़ावा दे और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए। ये जो है इसकी पॉलिसी का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेमीकंडक्टर नीति में एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि यह नीति अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों के लिए वैध होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर जो पॉलिसी होगी उसकी वैधता कितने वर्षों की होगी? तो आप कहेंगे 5 वर्षों की होगी। बहुत ध्यान से इस फैक्ट को आप याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आप एग्जाम में भूलें नहीं। तो ये जो है सेमीकंडक्टर पॉलिसी की हमने चर्चा की है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट और है, वो फैक्ट क्या है कि भारत की सेमीकंडक्टर मांग वर्ष 2025 तक कितनी हो जाएगी? 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी, जिसका मूल्य 2019 में 20 में 10.8 बिलियन डॉलर था और 5 साल में ये लगभग 10 गुना बढ़ने की उम्मीद है, बढ़ने की संभावना है। तो ये उत्तर प्रदेश की सेमीकंडक्टर पॉलिसी हो गई, इसके संदर्भ में हमने बात की। अब अगली जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी है इसके बारे में चर्चा करते हैं, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024। इसकी चर्चा हम लोग अब करते हैं। इसको अप्रूव कब किया गया है? तो इसको जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 14 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को अप्रूव किया है। कब? 14 मार्च 2024 को इस योजना को अप्रूव किया है। और ये नीति अधिसूचना जारी होने से कितने साल तक के लिए? 5 साल के लिए होगी। ये भी आप समझ लीजिए। आपको पता होगा कि भारत स्तर पर भी इस तरह की पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी भारत सरकार ने हरित हाइड्रोजन जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत जो है ला चुकी है। उत्तर प्रदेश अब इसको अपने यहाँ विस्तारित करने के लिए प्रदेश सरकार अपने स्तर पर ये काम कर रही है। तो 14 मार्च को अप्रूव किया गया है। 5 साल इसका जो है इसका पीरियड होगा। और फिर इसका उद्देश्य क्या होगा, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इस नीति का उद्देश्य भारत सरकार के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन संबंधित नीतियों को लागू करना है। मैंने बताया ना कि भारत सरकार से तादाद में बैठा कर काम करना है और उसमें एक सहायक के रूप में काम करना है। एक सहायक अभिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार क्या योगदान दे सकती है, भारत सरकार की जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने में उत्तर प्रदेश सरकार क्या योगदान दे सकती है, इसके संदर्भ में इस पॉलिसी को लाया गया है। अब ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादन की बात की जा रही है, तो इसके संदर्भ में समझ लेते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया उत्पादन सुविधाओं और ग्रीन हाइड्रोजन आधारित उत्पाद निर्माण इकाइयों में निवेश को स्थापित करने और बढ़ावा देने के लिए व्यापार प्रक्रिया को आसान बनाना और राजकोषीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन करके ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया बाजार निर्माण को बढ़ावा देना इसका एक अन्य मुख्य उद्देश्य है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसकी चर्चा करेंगे हम, 1 बाय लाइन नहीं जाएंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण पूछ सकता है उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। देखिए इसका लक्ष्य क्या है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट आपके समक्ष आया है कि उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 का लक्ष्य क्या है।
तो उत्तर प्रदेश में वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया का 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है आपके एग्जाम में, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो पूछेगा। पहले तो पूछेगा कब अप्रूव की गई है, दूसरा पूछ लेगा इसका लक्ष्य क्या है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया का 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन 2028 तक, यहां तक पहुंचने का लक्ष्य है। यह बहुत महत्वपूर्ण जो है तथ्य है इस पॉइंट का। अब ये चीज जो है आप समझ लीजिए, लक्ष्य समझ लीजिए कब अप्रूव हुई, और फिर ये चीज आप समझ लीजिए। देखिए इतना ही आपका जो है मामला महत्वपूर्ण है। अब देखिए अंतिम में हमने विश्लेषण हर योजना में दे दिया है। अब आपको ये लग रहा होगा कंटेंट कहाँ का है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए हमारी किताब आती है जिसका नाम योजना, नीति और कार्यक्रम है। योजना, नीति और कार्यक्रम है इस किताब का नाम। योजना, नीति एवं कार्यक्रम, ये नई किताब हमारी उपलब्ध है। नई किताब हमारी उपलब्ध है, आपके हमेशा ये काम आ सकती है। ये किताब न केवल प्री बल्कि मेंस में भी काम आएगी, और अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे, साक्षात्कार देने जाएंगे, तब भी ये किताब काफी महत्वपूर्ण होगी। इसमें केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश से संबंधित, अन्य राज्यों से संबंधित सारी योजनाओं का ब्यौरा है। बहुत सारी इसमें योजनाएं हैं, आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपके काम ये किताब आए तो मैं आपको सूचना दे रहा हूं। फिर अब चूंकि हाइड्रोजन नीति की बात हो रही थी, विश्लेषण के संदर्भ में समझ लीजिए। देखिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहते हैं कि 2047 तक देश को विकसित बनाना है, और जिस तरह के देश की स्थिति, किस तरह दुनिया जैसे जा रही है आज, एक प्रदूषण एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत त्वरित मुद्दा है। और प्रदूषण के अतिरिक्त ऊर्जा को कैसे खत्म होने से बचाना है। जैसे कुछ ऐसी ऊर्जा होती है जो खत्म हो जाती है, जैसे कोयले से उपजी जो ऊर्जा होगी, कोयला एक दिन खत्म हो जाएगा, वो रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। इसलिए जो विकसित देश हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जिस देश में हो चुकी है, वो अब चाहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा का प्रसार हो। और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रसार के लिए हाइड्रोजन जैसी ऊर्जा को उत्पन्न करना, हाइड्रोजन जैसी पहलों को आगे बढ़ाना एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है किसी भी देश के लिए जो 2047 में विकसित होने का सपना देख रहा है। और इसके लिए जो है नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और इसीलिए इस तरह की पहलें चलाई जा रही हैं, जिसमें 2028 तक जो है 1 मिलियन मीट्रिक टन उत्तर प्रदेश एनुअल उत्पादन करने का लक्ष्य रख रहा है, ताकि भारत का एक अभिन्न अंग, भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होने के नाते वो भारत के विकास में एक बेहतर सहयोग कर पाए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश फिल्म नीति की चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो फिल्म नीति है, इसको अप्रूव कब किया गया है, इसका स्वीकृति इसको कब दी गई है, तो 9 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश फिल्म नीति को स्वीकृत किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है नए शूटिंग स्थलों का सुनियोजित विकास, जिससे फिल्म सिटी की स्थापना करते हुए राज्य को फिल्म निर्माण के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करना है। ये इसका उद्देश्य है, और इसमें निजी क्षेत्रकों की भी मदद ली जाएगी, और निजी क्षेत्रकों के माध्यम से धीरे धीरे करके चीजें आगे बढ़ाई जाएंगी। फिल्म नीति का उद्देश्य को मिलाकर ये महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसकी चर्चा कर लेते हैं। अब महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो ये क्या है, अगर कोई व्यक्ति राज्य में फिल्म निर्माण करता है, उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण करता है, तो स्टूडियो लैब्स खोले जाने पर लागत धनराशि का 25% अथवा अधिकतम 50 लाख रुपए का अनुदान राज्य सरकार प्रदान करेगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगर आप उत्तर प्रदेश में फिल्म बनाने का सोच रहे हैं, फिल्म बनाने का सपना देख रहे हैं, तो फिल्म निर्माण हेतु जो स्टूडियो लैब्स खोले जाएंगे उस धनराशि का 25% उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, अधिकतम ये 50 लाख रुपए तक हो सकता है। यदि पूर्वांचल, विंध्याचल और बुंदेलखंड में स्टूडियो लैब्स खोले जाते हैं तो लागत धनराशि का 35% और अधिकतम 50 लाख रुपए का अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो उत्तर प्रदेश के आंचलिक इलाके हैं उनको कैसे विकसित करना है, कैसे डेवलप करना है, इसके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार काफी गंभीर है, और फिल्म पॉलिसी का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है। अब एक फैक्ट और एक पॉइंट और है कि फिल्म स्टूडियो लैब को स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का भुगतान स्टूडियो लैब के क्रियाशील होने के 1 वर्ष के अंदर 40%, दूसरे वर्ष में 30% तथा तीसरे वर्ष में 30% किया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर जो है एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब एक फैक्ट और जान लेते हैं कि प्रथम फिल्म निर्माण के लिए कुल शूटिंग दिवस के 2/3 दिन उत्तर प्रदेश में शूटिंग करने पर 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी
प्रदान की जाएगी। 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। राज्य में कम से कम आधे शूटिंग दिवस वाली फिल्मों के लिए सब्सिडी की राशि अधिकतम 1 करोड़ रुपए होगी। मतलब आप जितनी ज्यादा यहाँ शूटिंग करेंगे उतना रोजगार बढ़ने की संभावना होगी। और इस हिसाब से जो है, अब एक चीज और है इसमें कि अगर कोई वेब सीरीज बनाता है तो वेब सीरीज की शूटिंग पर प्रति एपिसोड 10 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी राज्य सरकार द्वारा। वेब फिल्म में 5 मुख्य कलाकार उत्तर प्रदेश के होने पर 25 लाख रुपए अथवा पारिश्रमिक के रूप में दिया जाने वाली धनराशि जो भी कम हो अतिरिक्त भुगतान के रूप में दी जाएगी। मतलब फिल्म सिटी में जो है करने का पूरा प्लान ये है कि रोजगार को बढ़ावा देना है, उत्तर प्रदेश के कल्चर को बढ़ावा देना है, पर्यटन को बढ़ावा देना है, इस तरह की चीजें हैं। आगे बढ़िए और अब देखते हैं उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023। अब इसको कब अप्रूव किया गया है? उत्तर प्रदेश खेल नीति को अप्रूव किया गया है 10 मार्च 2023 को। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को अप्रूव किया है। और फिर जो है इसका उद्देश्य क्या है ये देख लेते हैं। खेल नीति का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश खेल नीति का उद्देश्य एक मजबूत प्रतिभा पहचान और विकास संरचना की स्थापना करते हुए बच्चों और युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। आप पहले सुनते होंगे कि खेले जो खेलता है, जो कूदता है वो खराब हो जाता है, जो पढ़ता लिखता है वो नवाब हो जाता है, ऐसा अवधि में कहावत है। लेकिन आज चीजें बदल रही हैं। अभी एक 18 साल के व्यक्ति ने, 18 साल के एक बच्चे ने शतरंज की विश्व चैंपियनशिप जीती है। अभी की न्यूज है। तो ऐसा नहीं है, खेल भी अब इंसान को प्रेरक बना रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको बेहतर करियर प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, खेलों में कैसे आगे बढ़ें। जैसे चीन आप देखेंगे कि एक वक्त था कि जब ओलंपिक में केवल अमेरिका का बोलबाला था, लेकिन चीन ने अमेरिका को पूरी तरह से टक्कर दिया और अपने जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल कर रख दिया। उसके लिए आपके माइंडसेट को बदला जाना चाहिए और सरकारें आजकल थोड़ा सा प्रयास करने की ओर उन्मुख हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश खेल नीति का जो है को अप्रूव किया गया है योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा। तो ये उसके उद्देश्य हो गया। प्रमुख तथ्य हैं, प्रमुख तथ्यों में क्या है कि जैसे इस खेल नीति के प्रमुख घटकों में शामिल क्या है, तो खेल उद्योग का विकास, मतलब खेल को एक इंडस्ट्री की तरह देखने का तरीका, ताकि लोग इंडस्ट्री की तरह देखेंगे तो फिर बेहतर जो है उसमें जुड़ाव महसूस करेंगे। खेल और फिटनेस की स्वीकृति को बढ़ावा देना, खेल के माध्यम से समावेश को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे का निर्माण और उपयोग, आयोजनों और प्रतियोगिताओं की मेजबानी और संचालन आदि जो है इसके प्रमुख तथ्य हैं। अब जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसकी चर्चा हम करेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये चीज जो है हम चर्चा करेंगे। बाकी बहुत विस्तार से इसमें लिखा गया है। इस किताब जिसके बारे में मैंने चर्चा की, आप एग्जाम देने जा रहे हैं प्री तो अलग बात है, और नहीं भी देने जा रहे हैं तब भी इस किताब को खरीद लीजिएगा, क्योंकि मेंस में भी काम आएगी। अब इस नीति के तहत जो खिलाड़ी हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। क्या क्या 3 श्रेणी होंगी? ग्रास रूट स्तर की श्रेणी की खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी तथा उच्च स्तर के खिलाड़ी के रूप में 3 वर्ग खिलाड़ियों का किया जाएगा। अब इस नीति के तहत खेल नर्सरी, उन्नत प्रशिक्षण केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र, उच्च प्रदर्शन केंद्र जैसे प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। आगामी 5 वर्षों में राज्यों में कम से कम 14 उत्कृष्टता केंद्र एवं 5 उच्च प्रदर्शन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये जो है इसका जो है मुख्य इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब हम चर्चा करते हैं एक महत्वपूर्ण चीज की, उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति। ये महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं आपको ये अपील करूंगा कि इस टॉपिक को बहुत गंभीरता से लें। अब इसको सैंक्शन कब किया गया है? तो 27 सितंबर 2022 को। कब? 27 सितंबर 2022 को। 27 सितंबर 2022 को इसको जो है अप्रूव किया गया है। 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 को स्वीकृति प्रदान की है। यह नीति की अवधि अधिसूचना जारी होने से कितने साल की है? 5 साल की है, यानी 2027 तक की है। अब इस नीति से जो निवेश प्राप्त होगा वो कितने का प्राप्त होगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। 5500 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के माध्यम से 5500 करोड़ रुपए के निवेश के प्राप्त होने की संभावना है। अब इस अवधि की जो 5 साल की अवधि है, इसमें क्या किया जाएगा? स्थापित होने वाली जैव ऊर्जा परियोजनाओं, कंप्रेस्ड बायोगैस,
बायोकोल, बायो इथेनॉल तथा बायोडीजल को भारत सरकार की नीति योजनाओं के अतिरिक्त उत्पादन पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। ये चीज आप समझ लीजिए, ये चीज आप समझ लीजिए। इस नीति के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर 75 लाख रुपए प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। और फिर बायोकोल उत्पादन पर 75,000 रुपए प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक तथा बायोडीजल के उत्पादन पर 3 लाख रुपए प्रति लीटर की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 क्या है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि कब 16 नवंबर 2022 को इसको उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने सैंक्शन किया है। 16 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है और फिर इसका भी वर्ष जो 5 वर्ष का ही इसका जो है कुल मिलाकर अधिसूचना से 5 वर्ष तक इसका प्रभाव होगा। 5 वर्ष की इसकी अवधि होगी। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति की चर्चा हम कर रहे हैं। अब इस नीति का उद्देश्य क्या है ये समझ लीजिए आप। तो इस नीति का उद्देश्य पर्यावरण में, मैंने कहा ना कि आप डेवलप जिन देशों को होना है, जिन देशों को धीरे धीरे विकसित होना है, उनको अब ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जिससे रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और सोलर प्रोजेक्ट्स बने, विंड प्रोजेक्ट्स बने, पवन ऊर्जा बने, जिससे जो है रिन्यूएबल एनर्जी लगातार RW रिन्यूएबल एनर्जी ये बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट आज के दौर का है। और आगे आने वाले 5-10 साल में जो नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े बिजनेस हैं, नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े जो बिजनेस हैं, ये बहुत तेजी से फले फूलेंगे। ये भी समझ लीजिए क्योंकि जिस तरह का दौर है ये, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण है। एक पॉइंट है, इस नीति के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यूपी नेडा को नोडल एजेंसी नामित किया गया। ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश सोलर पॉलिसी 2022 के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी कौन है। तो आप याद रखिए यूपी नेडा, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, ये आप समझ लीजिए। निजी क्षेत्र में सौर पार्क की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत राजस्व की भूमि 15,000 रुपए की प्रति एकड़ प्रतिवर्ष 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दी जाएगी। यानी निजी क्षेत्र में भी सोलर पार्क की स्थापना करने का प्रावधान ये करती है। और इसी के तहत शायद शामली में एक सोलर पार्क अभी खोला गया है हाल ही में उत्तर प्रदेश करंट में, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अब क्या करना है, इसी नीति के कार्यान्वयन हेतु 5 वर्ष की संचालन अवधि में प्रति जनपद 2 लाख रुपए तथा प्रति जनपद नगर पालिका परिषद मुख्यालय की बात कर रहे हैं 1 लाख रुपए का फंड। 2 लाख कब मिलेगा आपको, जब आप नगर निगम मुख्यालय वाली बात होगी, और जब नगर पालिका परिषद मुख्यालय की बात होगी तब आपको 1 लाख रुपए सोलर पार्क की स्थापना के लिए प्रदान किए जाएंगे। इसी नीति के तहत उत्तर प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में सोलर ऊर्जा परियोजनाओं से कितने मेगावाट का उत्पादन का क्षमता उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो 22,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता, विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। अब ये जो है कुल मिलाकर 2-3 जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हमने आपको बताए। 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट ही किसी भी योजना में पूछा जो प्री के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सबसे पहली बार जनसंख्या पॉलिसी कब घोषित की थी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2000 में राज्य की अपनी पहली जनसंख्या नीति 2000 में प्रारंभ की थी। इस नीति का लक्ष्य क्या था, इस नीति का लक्ष्य था कुल प्रजनन दर को वर्ष 2016 तक 2.1 के प्रतिस्थापन दर तक लाना। 2.1 का प्रतिस्थापन दर क्या है, थोड़ा इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक कपल है मैन वीमेन, इन दोनों का विवाह होता है। अब इनसे जो बच्चे पैदा होंगे, लक्ष्य रखा गया है कि 2.1। अब आपको लग रहा होगा 2.1 क्यों, 2 क्यों नहीं। तो 1 का मामला ये होता है कि मान लीजिए किसी बच्चे की जान चली जाए, कम जीवित रह पाए, इसलिए 2.1 को जो है ये आदर्श मानक माना जाता है कि अगर 2.1 जन्म दर रहेगी
2.1 रहेगी तो आपकी जनसंख्या जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। यानी आपकी जनसंख्या का जो ग्राफ अगर आप का जनसंख्या का ग्राफ ऐसे है, ऐसे 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 है, तो फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ग्राफ ऐसे हो जाएगा, फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये चीज आप समझ लीजिए। तो ये जो है इनका तो ये मामला था कि भाई 2016 तक जो है हम इसको यहां तक ला देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो अब फिर से जो है ये ला रहे हैं। तो ये चीज जो है इस योजना का उद्देश्य यही है कि कैसे जनसंख्या दर को स्थिर बनाया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो कब ये अनावरण कब किया गया है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 का अनावरण किया है। हालांकि करंट का क्वेश्चन नहीं है, 3 साल पहले का क्वेश्चन है, लेकिन कई बार पूछ सकता है कि आखिर यूपी जो पॉपुलेशन पॉलिसी है 2021 से 30 तक, इसको कब जो है अनावरण इसका कब किया गया, तो आप कहेंगे 11 जुलाई 2021 को इसका अनावरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, 2-3 पॉइंट है। जैसे पहला उद्देश्य ये है जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जाना, जो मैंने बताया कि 2.1 का लक्ष्य प्राप्त किया जाना, जिससे जनसंख्या स्थिर हो जाए। निवारण योग्य मातृ मृत्यु और बीमारियों की समाप्ति, यानी जो मातृ मृत्यु हो जाती है, जन्म के समय माता की मृत्यु हो जाती है, उसको लगभग समाप्त करना। नवजात और 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की निवारण योग्य मृत्यु को समाप्त करना, ये इसका उद्देश्य है। किशोर किशोरियों के लिए यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सूचनाओं और सेवाओं में सुधार करना। वृद्धों की देखभाल और कल्याण में सुधार करना, ये कुछ महत्वपूर्ण जो है इसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये चीज आप याद कर लीजिए। अब कुछ और लक्ष्य हैं जो मतलब जो फिगर वाइज लक्ष्य हैं, ये जो है आप याद कर सकते हैं। जैसे इस नीति के तहत 0 से 27 दिन की नवजात मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन पर 26 तक कितना करना है, 22, और वर्ष 2030 तक कितना करना है, 12 करना है। एक महत्वपूर्ण लक्ष्य ये है। 5 वर्ष से कम की मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन पर वर्ष 2026 तक 35 करना है, 35 करना है, और वर्ष 2030 तक 25 पर लाने का लक्ष्य है। यानी धीरे धीरे इसको और कमतर करने जाने का उद्देश्य है। तो ये 2-3 पॉइंट हैं जो और भी महत्वपूर्ण हो सकते थे। अब इस नई नीति में औसत जीवन प्रत्याशा, ये इंपॉर्टेंट है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होनी चाहिए, कितने करने की संभावना है, तो 2026 तक ये 64.3 वर्ष से बढ़ाकर 66 वर्ष करना है, और 2030 तक जो है 69 साल करने का उद्देश्य है। 69 साल करने का उद्देश्य है, ये आप इसमें 5 वर्ष तक क्या है, कुपोषण की दर को वर्ष 2026 तक 16.4% करना है, और औसत 2030 तक 11.4% पर ले जाना है। अब वर्तमान में भी दे दिया है कि वर्तमान में प्रदेश के 5 वर्ष से कम आयु के 38.5% बच्चों का वजन कम पाया गया है, जो बहुत सिग्निफिकेंट फिगर है, बहुत चिंता का विषय है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय योजनाओं की, जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योजनाएं हैं, जो तो या तो एकदम नई हैं या फिर जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, उसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहली हमारी योजना है पीएम कुसुम योजना। अब पीएम कुसुम जो योजना है, इसको योगी आदित्यनाथ ने पीएम कुसुम योजना प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के लिए निर्देश दिए हैं 22 दिसंबर 2023 को। उद्देश्य क्या है, किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है। मतलब सोलर एनर्जी से कैसे चीजें आगे बढ़ें, इसके लिए जो है कुल मिला के यही 2 पॉइंट आपका जो है महत्वपूर्ण इसमें है। अब एक और शुरू करते हैं, देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 6 जून 2023 को खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। अब इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में चर्चा कर लेते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सभी जिलों में संचालित की जाएगी, यानी उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं सभी जिलों में इस योजना का संचालन किया जाएगा। अब इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से फसल की क्षति की स्थिति में कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु पंचायत स्तर पर बीमित किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में कुल 18 फसलों और खरीफ के 10 फसलों पर फोकस किया जाएगा। तो ये जो है कुल मिलाकर इसकी चर्चा हो रही। अब एक महत्वपूर्ण योजना, एक जिला एक खेल योजना। आइए देखते हैं एक जिला एक खेल योजना। एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में तो आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन ये एक नई योजना है जिसका नाम है एक जिला एक खेल योजना। अब इसको जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2022 में इसको जो है इसकी शुरुआत की है, इसको अप्रूव किया है, और इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये योजना क्या है और कैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इसको आगे बढ़ाएगी। देखिए, 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया गया है। ओडीएस योजना में शामिल करने हेतु 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया गया है। जैसे मथुरा में जो परिवर्तित खेल किए गए हैं वो है जूडो के स्थान पर कुश्ती, बलिया अंबेडकर नगर में बैडमिंटन के स्थान पर कुश्ती, कानपुर देहात और फतेहपुर सहित श्रावस्ती में बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी, झांसी, गोंडा, लखीमपुर खीरी में बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी और बहराइच में बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल की बात की गई है। खेलों से संबंधित जो जिले हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्विक एक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कुश्ती में जो है, कुश्ती में जो महत्वपूर्ण जिले हैं जैसे वाराणसी हो गया, गोरखपुर हो गया, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज है। इसके अलावा एथलेटिक्स में मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, अयोध्या का पहले नाम फैजाबाद था, एटा, अमेठी, रामपुर, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, इन खेलों को शामिल किया गया है। अब हॉकी में प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा और गाजियाबाद जैसे जिले शामिल हैं। अब अगर टेबल टेनिस के संदर्भ में हम बात करें, टेबल टेनिस के संदर्भ में बात करें तो टेबल टेनिस के संदर्भ में 2 जिले बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक है आगरा, एक आगरा है और दूसरा है कानपुर। बैडमिंटन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो बैडमिंटन में अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर, जिसको नोएडा भी कहा जाता है, ये 2 जिले हैं। वेट लिफ्टिंग की बात की जाए तो मिर्जापुर और बिजनौर जिलों को शामिल किया गया है, 2 जिलों को वेट लिफ्टिंग की अगर बात करेंगे। बॉक्सिंग की अगर बात करेंगे तो बुलंदशहर और कुशीनगर को शामिल किया गया है। तीरंदाजी की अगर बात करेंगे तो सोनभद्र और ललितपुर को शामिल किया गया है। फुटबॉल की अगर बात करेंगे तो हाथरस को, और तैराकी की बात करेंगे पीलीभीत को, शूटिंग बांदा, कबड्डी कन्नौज, लॉन टेनिस प्रयागराज को शामिल किया गया है। तो ये कुल मिलाकर ये एक पहल है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की। अब एक अगली पहल जो है, अब ये राष्ट्रीय योजनाओं की चर्चा हो रही है। डिजिटल कृषि मिशन एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना से संबंधित प्रश्न आप एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इस योजना को आप समझ लीजिए। अब ये योजना क्या है? डिजिटल कृषि मिशन, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन इस योजना का नाम है। और इसको सैंक्शन कब किया गया है, इसको अप्रूव कब किया गया है, तो आप बताएंगे 2 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस योजना को संस्तुति मिली है। अब इस योजना में जो परिव्यय होगा वो होगा 2817 करोड़। देखिए, जिन नई योजनाओं की बात करेंगे हम, और अगर वो योजनाएं राष्ट्रीय परिदृश्य की हैं या उत्तर प्रदेश परिदृश्य की हैं तो यूपी पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर हो सके तो इसको आप पॉइंट वाइज बना के नोट्स भी बना लीजिए। डिजिटल कृषि मिशन की चर्चा हम कर रहे हैं। इसको अप्रूव कब किया गया है तो 2 सितंबर 2024 को किया गया है, और इसका परिव्यय होगा, इसका एक्सपेंडिचर जो होगा वो होगा 2817 करोड़। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। अब केंद्र का जो एक्सपेंडिचर होगा, जो व्यय है, वो 1940 करोड़ है, बाकी राज्यों को वहन करना होगा इस योजना में। अब इस योजना संबंधित जो मुख्य तथ्य है, इसकी परिकल्पना जो है कृषि पहलों का समर्थन करने वाली एक व्यापक परियोजना के रूप में की गई है। इससे देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बन सकते हैं। उसी फैक्ट को पहचान करके हम जो है आपके समक्ष रखेंगे ताकि आपको बहुत भटकना ना पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखिए, इस योजना के अंतर्गत क्या करना होगा? डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण करना होगा। यह पहला जो है एक लक्ष्य है। डिजिटल आम फसल अनुमान सर्वेक्षण को लागू करना है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों द्वारा अन्य आईटी पहलों को अपनाना है। देखिए, मैं एक बात और बता दूं वीडियो में आगे बढ़ने के पहले, जो न्यू स्कीम्स होंगी आपकी,
जो न्यू स्कीम्स होंगी, जो नई स्कीम होगी, जैसे कोई नई स्कीम है, जैसे 2024 की हो गई या 2023 की हो गई, इस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। फोकस करते हुए इसके डिस्क्रिप्शन पर भी ध्यान देंगे थोड़ा। अगर इसमें हम अगर ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे तो बेहतर होगा। और जो योजनाएं पुरानी हैं 2015, 18, 20 की हैं, उस पर हम कम समय देंगे, उसके मुख्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर ही चर्चा करेंगे। क्योंकि आप समझ लीजिए कि जब भी यूपीपीसीएस का एग्जाम होता है उसमें ज्यादा संभावना ये होती है कि 2-3 साल जो पुरानी योजनाएं हैं उससे संबंधित चीजें पूछ ली जाती है। या फिर अगर पूछेगा पुरानी योजना का तो उसमें ये पूछ सकता है कि फाइनेंशियल एलोकेशन कितना है, यानी वित्तीय जो इस बजट में जो वित्तीय आवंटन है वो फला फला योजना को कितना किया गया है। जैसे मैं आपको याद दिला दूं, मनरेगा को अगर बात करेंगे तो मनरेगा को इस साल 86,000 करोड़ का फाइनेंशियल एलोकेशन किया गया है बजट 2024-25 के अनुसार। बजट वाले वीडियो में आपको मिलेगा। पिछले साल ये किया गया था 60,000 करोड़। तो इस तरह की चीजें पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है। इसलिए आप नई योजनाओं पर ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। पुरानी योजनाओं के कुछ बिंदुओं को आप ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे पुरानी योजनाओं में क्या बिंदु है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे सबसे पहली जो महत्वपूर्ण चीज है, आप अगर नई योजना पढ़ेंगे तो पुरानी योजना पढ़ेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होगी लॉन्चिंग कब लॉन्च की गई थी। कई बार इकोनॉमिक्स में कूट मिलाने के लिए आ जाता है कि फला योजना कब लॉन्च की गई थी, 2014 में की गई, 15 में की गई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, डेट जो भी आप समझ पाए। लॉन्चिंग आप समझ लीजिए। दूसरा, इसका फाइनेंशियल एलोकेशन कितना है। फाइनेंशियल एलोकेशन का मतलब है कि इस साल जो बजट आया है बजट 2024-25 में इस योजना हेतु कितनी राशि आवंटित करने का अनुमान किया गया है। ये जो है फाइनेंशियल एलोकेशन होगा 2024-25 में कितना किया गया है। एक महत्वपूर्ण सेगमेंट हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि ये योजना कवर क्या करती है, इसकी कवरेज कितनी है, तो आप कवरेज, इन 3 पॉइंट्स को आप पुरानी योजनाओं के लिए सजो लीजिए। इन 3 पॉइंट्स को अगर आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे तो लगभग प्रश्न सही होने की संभावना रहेगी। लेकिन जो नए प्रश्न होंगे, जो नई योजनाएं होंगी, थोड़ा उसको हम ज्यादा विस्तार से देखेंगे, जैसे इस योजना की हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि बजट 2024-25 में कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पहल में और वृद्धि की घोषणा की गई है। ये एक इंपॉर्टेंट पहल है, हालांकि कोई फैक्चुअल पहल नहीं है। तो अब जो है आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है क्या, इसके लिए हम इसको देखते हैं क्या है। तो कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जो है का उद्देश्य किसानों के बारे में प्रमाणित जनसांख्यिकीय विवरण, भूमिगत जोत और बोई गई फसलों सहित एक व्यापक और उपयोगी डेटा प्रदान करना है। यानी कृषि का डिजिटलाइजेशन करना है। किसानों को जो है डिजिटल बनाना है। और किसानों को डिजिटल बनाने से बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। हालांकि ये फायदे हम मेंस में कभी चर्चा करेंगे तो करेंगे, अभी चूंकि समय कम है तो आप केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ही देखिए। और भी आप घटना चक्र से जो अपेक्षा करते हैं आप चर्चा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप क्या क्या चाहते हैं। अब ये जो मिशन जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक जो अवसंरचना है, इस अवसंरचना जो में 3 डीपीआई हैं। 3 चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वो क्या हैं। पहली, एग्रीस्टैक कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और मृदा प्रोफाइल मैपिंग। मृदा प्रोफाइल मैपिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है सॉइल डिग्रेडेशन, यानी मृदा क्षरण को रोकना, मृदा को समृद्ध बनाना ताकि उत्पादकता बढ़ सके। उत्पादकता बढ़ने के साथ साथ कृषि जो क्षेत्र होता है वो इनहेंस करता है किसी देश में, ये आप समझिए। तो ये जो है कुल मिलाकर इस योजना की चर्चा है। अब इस योजना की डिटेलिंग है, मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। जो महत्वपूर्ण चीज आपको बतानी थी हमने बताई आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इस किताब में कितनी चीजें लिखी हैं। अगर ये किताब आप खरीदेंगे तो आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों में ये किताब बहुत मदद करेगी। मैं इसको कमेंट बॉक्स में इसका लिंक, डिजिटल लिंक जो है लगवा दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं इस किताब को, जिसका नाम नीति योजनाएं और कार्यक्रम। अब अगर आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं एक नई योजना के बारे में। ये योजना कौन सी है? क्रेडिट गारंटी योजना। इस योजना का नाम क्या है? क्रेडिट गारंटी योजना। अब इसको संस्तुति कब मिली है? तो 20 जुलाई 2023 को पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा इस योजना को संस्तुति मिली है। देखिए एक चीज और पूछ लीजिए, कई बार यह भी पूछ सकता है कि कौन सी फला योजना किस मंत्रालय की योजना है, किस मंत्रालय की योजना है, किस मिनिस्ट्री की योजना है। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है। तो आप ये चीज जानते रहिए और इसको ध्यान में रखते रहिए। आगे बढ़ते हैं।
अब इसका उद्देश्य क्या है, जो क्रेडिट गारंटी योजना है इसका उद्देश्य क्या है? पहले तो आप जान लीजिए कि ये इसको जो है कब लॉन्च किया गया है, तो 20 जुलाई 2023 को। कौन सी मंत्रालय ने? पशुपालन और डेयरी विभाग। और फिर इसका उद्देश्य क्या है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसका उद्देश्य है ऋणदाता द्वारा परियोजना व्यवहार्यता को महत्व देना तथा विशुद्ध रूप से वित्त पोषित परिसंपत्तियों की प्राथमिक सुरक्षा के आधार पर ऋण सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये जो है ये योजना है। जैसे इस योजना के जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है वो क्या है, इस योजना की निधि का प्रबंधन जो करेगा वो नाबार्ड करेगा। और इसका बजट कितना है, देखिए जहां बजट की चर्चा होगी वहां वो योजना महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसका 750 करोड़ का जो कोष बनाया गया है ये नाबार्ड का है, जो पूरा जो है नाबार्ड इसको एक नोडल एजेंसी की तरह नाबार्ड काम करेगा। और इस योजना हेतु 750 करोड़ रुपए के जिस क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की गई है, यानी क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की गई है, उसकी व्यवस्था प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत 15,000 करोड़ रुपए से स्थापित पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के माध्यम से किया जाएगा। तो ये जो है ये योजना के बारे में चर्चा है। आगे बढ़ते हैं। अब क्रेडिट गारंटी फंड की भी चर्चा की गई है, तो क्रेडिट गारंटी फंड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जैसे क्रेडिट गारंटी फंड की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो 750 करोड़ रुपए से स्थापित क्रेडिट गारंटी फंड पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के पशुपालन अवसंरचना विकास निधि स्कीम के तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की ऋण गारंटी हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना के लिए नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NAB संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक ट्रस्ट का गठन किया गया है। अब एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि इसका गठन कब हुआ, तो आप कहेंगे मार्च 2021 में जो है इसको स्थापित किया गया है। अब कृषि अवसंरचना निधि पर हम बात करते हैं। कृषि अवसंरचना निधि ये क्या है, तो 8 जुलाई 2020 को, कब 8 जुलाई 2020 को जब कोविड-19 पूरे देश में छाया हुआ था, तो 8 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु एक देशव्यापी केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी प्रदान की। कब प्रदान की? 8 जुलाई 2020 को। और 9 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया। पहले कोई योजना जो है अप्रूव होती है और फिर लॉन्च होती है। अप्रूव और लॉन्च में क्या है कि अप्रूव जो है कैबिनेट करती है और लॉन्च बाकायदे फॉर्मली लॉन्च की जाती है कि भैया अब इस योजना की शुरुआत कर दी गई है। ये अंतर होता है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो देश में कृषि अवसंरचना में सुधार के क्रम में प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन हेतु अवसंरचना का विकास। यानी जब फसल की कटाई हो जाएगी और फसल की कटाई के बाद जो अनाज का प्रबंधन क्या है, अनाज का प्रबंधन यानी खरीद और बिक्री, क्रय और विक्रय, उसको कैसे व्यवस्थित करना है, किसान को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना कि किसान कैन सेल, उसकी जो क्रॉप होगी वो सेल कर सकता है, उसके माध्यम से चीज़ों को करना है। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसकी चर्चा थोड़ी देर कर लेते हैं। जैसे इस योजना के तहत यदि किसी व्यक्ति को पहले से किसी योजना का लाभ मिल रहा है तब भी वो इस योजना का लाभार्थी बन सकता है। इस वित्त पोषण सुविधा के अंतर्गत सभी प्रकार के ऋणों में प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी, जो अधिकतम कितने साल के लिए होगी? 7 साल के लिए होगी। तो ये जो है एक डिटेल है। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। ये योजना तो पुरानी है लेकिन इससे संबंधित सवाल कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इस योजना को यहाँ रखा गया है। अब इस योजना को इसकी शुरुआत कब की गई है, इस दौरान कब किया गया इसको? 2019 में। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की शुरुआत की गई थी। और अब ये है क्या एग्जैक्टली? तो ये एक स्वैच्छिक एवं अंशदान आधारित पेंशन योजना है। यानी आप कुछ पैसा, अगर एक कोष रहेगा, एक फंड रहेगा, एक मान लीजिए कोष है और इसमें आप कुछ पैसा अपना जो है जमा करते रहें तो आपको कुछ पेंशन मिलेगी। जब आपकी एक उम्र हो जाएगी और आपका जो फंड होगा वो मैच्योर हो जाएगा तो एक पेंशन मिलेगा। तो किसानों के लिए ये जो है एक योजना है, स्वैच्छिक योजना है कि अगर आप कुछ पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे, लगातार जमा करेंगे तो कुछ पेंशन जो है आपको मिलेगी। एक स्वैच्छिक है, सबसे बड़ी चीज स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन योजना है, जिससे देश के सभी छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये चीज है। अब इसके लागू होने के प्रथम 3 वर्षों में लगभग 5 करोड़ छोटे और किसान इससे लाभान्वित होने की जो संभावना व्यक्त की गई है इस योजना में। तो ये है, इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता
पीएम किसान योजना के तहत प्रदान सहायता की अतिरिक्त होगी। किसानों के लिए इस योजना में शामिल होने की आयु कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीएम जो मानधन योजना है, पीएम मानधन योजना में आयु सीमा कितनी है, तो आयु सीमा याद रखिएगा 18 से 40 साल। इसको कब अप्रूव किया गया है, कब अप्रूव किया गया है, तो अप्रूव किया गया है 2019 में। इस योजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये योजना स्वैच्छिक है। कई बार ऐसा भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की प्रकृति क्या है, स्वैच्छिक, ऐच्छिक और दो विकल्प और, तो उसमें आपको चुनना रहेगा क्या सही है। तो ये प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अब ये एक महत्वपूर्ण चीज और बच रही है जिसकी चर्चा करनी जरूरी है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपए की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो कम से कम आपको 3,000 रुपए न्यूनतम पेंशन आपको मिलेगी। इस योजना के पात्र किसान द्वारा किए जा रहे अंशदान के बराबर राशि ही केंद्र सरकार पेंशन निधि में जमा कराएगी। जैसे कोई किसान 5 रुपए, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि 5 रुपए अगर आप मंथ में जमा कर रहे हैं इस स्कीम के तहत, तो केंद्र सरकार भी 5 रुपए जमा करेगी और आपका कुल कितना हो जाएगा 10 रुपए। तो साल भर में कितना हो जाएगा 120 रुपए। लेकिन आपने कितना जमा किया है, आपने 60 रुपए जमा किया है। और 60 रुपए किसने जमा किया है, 60 रुपए यूनियन गवर्नमेंट ने जमा किया है। तो 60 रुपए का अंशदान केंद्र सरकार दे रही है और 60 रुपए आप दे रहे हैं और फिर लाभ आपको मिलेगा। ये जो है इस योजना की प्रकृति है, इसका नेचर है, ये आप समझ लीजिए। अब देखिए, अंशदान करने की अवधि के दौरान ही अंशदानकर्ता की मृत्यु अगर हो जाती है तो क्या होगा, उसे पति पत्नी के सामने नियमित अंशदान भुगतान द्वारा योजना को जारी रखने का विकल्प खुला होगा। ये आप समझिएगा। इस योजना की खास बात यह भी है कि लाभार्थी किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से प्राप्त लाभ से सीधे इस योजना में अपना मासिक अंशदान करने का विकल्प चुन सकता है। यानी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसके माध्यम से इसमें आप डायरेक्टली जो है अपना विकल्प चुन के डायरेक्ट आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब ये जो है कुल मिलाकर ये महत्वपूर्ण पॉइंट जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, 2024-25 के लिए अनुमान में प्रधानमंत्री किसान मानधन जो योजना है इसके हेतु कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो आपको ये जानना चाहिए कि 2024-25 में कितने करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए का आवंटन इस योजना हेतु किया गया है। इस फैक्ट को आप याद कर लीजिए, कितना, 100 करोड़ रुपए मानधन योजना, प्रधानमंत्री मानधन योजना के लिए 100 करोड़ का आवंटन किया गया है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो कुल मिला के ये महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम चर्चा करेंगे अग्निपथ योजना की, जो बहुत विवादों में रहती है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसको अप्रूव कब किया गया था, 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को अप्रूव किया था। अग्निपथ योजना इसका नाम है। अग्निपथ योजना के तहत चुने गए युवाओं को क्या कहा जाता है, अग्निवीर। अग्निवीर के बारे में बहुत चर्चा, बहुत विवाद संसद से लेकर सड़क तक देखने को मिला था। तो इसके बारे में बहुत कुछ बताने की आपको आवश्यकता नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे उसी की चर्चा हम करेंगे। तो इसमें क्या है कि जैसे एक बहुत सरल सा पॉइंट है कि कितने साल के लिए होगी, तो 4 साल का सेवा काल होगा। इसकी चर्चा लगभग की जाती है, आप जानते भी होंगे। और सशस्त्र बलों के कार्मिकों की भर्ती, इसमें सशस्त्र बल मतलब जो बीएसएफ टाइप के अर्धसैनिक बल हैं, अर्धसैनिक जो बल हैं वो इसमें नहीं आएंगे। तो ये योजना का 4 साल का कार्यकाल है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो अग्निपथ योजना का जो सबसे मुख्य उद्देश्य ये है, देखिए कई बार इस तरह के प्रश्न आते हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि गवर्नमेंट आपके पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को जानना चाहती है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ ब्यूरोक्रेट, और ब्यूरोक्रेट अगर रहेंगे तो आपका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव किसी योजना के प्रति क्या हो सकता है, इसलिए इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगर पूछ लिया इसका उद्देश्य क्या है, तो अग्निपथ योजना को पूछ लिया मान लीजिए विकल्पी प्रश्न में, तो आपको बताना पड़ेगा कि रक्षा बजट के बोझ को कम करने और उभरते खतरों से निपटने में देश की तैयारी। उभरते खतरे का मतलब सरकार का तर्क ये है कि हम अग्निवीर के माध्यम से 1-2 काम करना चाहते हैं। पहला काम डिफेंस बजट को कम करना, डिफेंस बजट को कम करना पहला काम इनका है, ये इनका तर्क है। दूसरा तर्क ये है कि ये जो एवरेज एज है आर्मी की उसको घटाने की बात कर रहे हैं। ये 2 महत्वपूर्ण इनके तर्क हैं जिसकी चर्चा जहां पे किया जाना जरूरी है। तो ये जो है कुल मिलाकर है। अब प्रमुख तथ्य क्या है इसमें, इसके बारे में चर्चा मुझे लगता है आप इसको बेहतर तरीके से जानते होंगे। बहुत विवादों में योजना रही है इस समय, तो इससे संबंधित सवाल जो है पूछा जा सकता है। तो अब आप 2-3 पॉइंट आपको मैं बता देता हूं महत्वपूर्ण। जैसे योजना के तहत 17.5 वर्ष से 23 वर्ष की आयु तक, ऊपरी आयु
यानी 23 वर्ष की आयु तक। पहले ये सीमा कितनी थी? 21 वर्ष थी, अब इसको 23 वर्ष कर दिया गया, सॉरी 17.5 वर्ष से 23 वर्ष कर दिया गया है। पहले 21 वर्ष था ये, कि उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे। पिछले 2 वर्षों के दौरान सशस्त्र बलों में भर्ती संभव नहीं हो पाई, अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 के भर्ती चक्र हेतु एक बारगी छूट देने का निर्णय लिया है। तो ये जो है इसकी डिटेलिंग है। अग्निवीरों की भर्ती अखिल भारतीय आधार पर हर वर्ग से होगी। अग्निवीर सशस्त्र बलों से अलग रैंक होगी उनकी, जो किसी भी मौजूदा रैंक से भिन्न होगी। यानी जो रैंक अभी हो रही है उस रैंक से अग्निवीर की रैंक अलग होगी। 4 वर्ष की सेवा जब इनकी पूरी हो जाएगी तो 100% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में अस्थायी नामांकन हेतु आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। फिर ये आवेदन करेंगे और आवेदन करने के बाद फिर इनके आवेदन पर विचार किया जाएगा। विचार के पश्चात फिर इनकी भर्ती बचेगी कि नहीं बचेगी वो उसका डिसीजन लिया जाएगा। अब अग्निवीरों के लाभ की चर्चा की गई तो इसके संदर्भ में बहुत बात नहीं करूंगा, क्योंकि प्री के लिए जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उस पर आप रहिए। अब इसमें देख लेते हैं कि मासिक अंशदान कितना मिलेगा, ये आप समझ लीजिए। देखिए, मासिक अंशदान जो होगा वो 30,000 रुपए पूरा इसका जो है मामला रहेगा कि 30,000 रुपए का पैकेज रहेगा। आपके हाथ में कितना आएगा? वो आएगा 21,000 रुपए। कितना परसेंट? 70% आ रहा है। अग्निवीर कॉर्पस जो फंड में योगदान होगा 30% होगा, ये होगा 9,000 रुपए। यानी आपको 30,000 आपकी सैलरी होगी, 9,000 रुपए कटेगा, 21,000 आपको मिलेगा, 9,000 अग्निवीर कॉर्पस फंड में चला जाएगा। और फिर भारत सरकार द्वारा भी 9,000 का अग्निवीर में जो कॉर्पस फंड बनेगा उसमें 2,000 का योगदान भारत सरकार ही करेगी। यानी 12 × 9 108, 1,08,000 रुपए आप जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 1.08, 1,08,000 रुपए एक साल में कर रहे हैं। अगर 4 साल की आपकी नौकरी होगी तो 4 × 1.8, 7.2 लाख रुपए आप जो है 4 साल में करेंगे और 7.2 लाख रुपए केंद्र सरकार भी इसमें आपको फंड में डालेगी। ये जो होगा इस तरह से अगर 4 साल की गणना करेंगे तो। अब द्वितीय में क्या होगा? फिर 33,000 मिलेगी सैलरी आपको, और फिर आपके हाथ में कितना आएगा? 23,100 रुपए। 99 रुपए देंगे तो आप 99 रुपए केंद्र सरकार देगी। चतुर्थ साल आप 40,000 पहुंचेंगे और 28,000 रुपए आपको मिलेगा। 12,000 केंद्र सरकार, 12,000 आप, 24,000 रुपए। अग्निवीर कॉर्पस फंड में 4 साल में जो कुल योगदान होगा 5.0 लाख आपका हो जाएगा, 5.0 लाख केंद्र सरकार का हो जाएगा और आपको 11.71 लाख रुपए सेवानिधि पैकेज से आपको मिल जाएगा। ये कुल मिलाकर इसका फंडा है। तो ये चीज जो है, तो अब अग्निवीर की चर्चा हम नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। और आगे जो है, अच्छा हाँ, कुछ चीजें और कर लेते हैं दो, थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। जैसे 4 वर्ष बाद अगर आप सेवा मुक्त होते हैं तो आपके पास क्या क्या अवसर हो सकता है। जैसे केंद्रीय सशक्त पुलिस बल तथा असम राइफल्स में भर्ती हेतु कितने % का आरक्षण है? 10% का आरक्षण जो मिलेगा वो अग्निवीरों को मिलेगा। CAPF तथा असम राइफल्स में भर्ती हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा जो होगी वो 3 वर्ष की इसमें छूट मिलेगी। ये जो है 3 वर्ष की छूट मिलेगी। पहले बैच के अग्निवीरों के लिए 5 वर्ष की छूट है, बाकी फिर बाद में 3 साल हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय में क्या होगा कि भारतीय तटरक्षक जो बल होंगे, रक्षा असैन्य पदों और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की नौकरियों में कितना आरक्षण मिलेगा? 10% आरक्षण मिलेगा। फिर पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत 6 आकर्षक सेवाओं की योजनाओं की घोषणा की गई है। तो कुल मिला के ऐसे ऐसे चीजें हैं। और अग्निवीर के संदर्भ में अब आप बात कर ही लिए, विश्लेषण भी इसका देखने की आवश्यकता प्री में आपको कम से कम नहीं है, और हम उसी पॉइंट की बात करेंगे जो एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होगी। अब हम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की चर्चा करते हैं। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की चर्चा करते हुए एक बात ध्यान रख लीजिए कि ये योजना शुरू कब की गई है। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो शुरू की गई है, इसकी घोषणा कब की, लॉन्च किया गया है जब, ये 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा की है और विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया गया। इस योजना की घोषणा कब की गई थी? 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, मतलब 17 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च कर दिया गया है और 77वें फ्रीडम डे पे इसको जो है घोषित किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा। यानी 16 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इसको जो है इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। अब इसका उद्देश्य क्या है देख लीजिए। इसका उद्देश्य देखिए, कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा
के रूप में मान्यता प्रदान करके उन्हें इस योजना के तहत सभी लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्र बनाना होगा। विश्वकर्माओं के कौशल को निखारने के लिए उनका कौशल उन्नयन करना और उन्हें प्रासंगिक और उपयुक्त अवसर प्रदान करना होगा। तो ये सब अब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं जो आपके एग्जाम प्री में तो नहीं आएंगी, जो प्री में आएंगे उसकी चर्चा करते हैं। प्री में जो आएगा वो पॉइंट ये है, क्या पॉइंट, इस योजना है तो प्रारंभिक वित्तीय परिव्यय कितना है, 13,000 करोड़ रुपए होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हेतु जो प्रारंभिक परिव्यय है वो कितना है, तो आप कहेंगे 13,000 करोड़ रुपए है, 13,000 करोड़ रुपए है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये किस मंत्रालय की योजना है, तो ये योजना सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय की योजना है। ये चीज आप याद रखेंगे, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, 3 मंत्रालयों के साथ क्रियान्वित करके इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। ये एक संपूर्ण योजना है। अब इसमें घटक होंगे, कुछ घटक होंगे जो महत्वपूर्ण घटक आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे एक घटक मान्यता, पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड दिया जाएगा। और फिर कौशल उन्नयन दूसरा घटक है, कौशल उन्नयन, उनको स्किल दी जाएगी, उनको स्किल सिखाया जाएगा। और फिर टूल किट प्रोत्साहन इनको दिया जाएगा। फिर ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। अब ऋण सहायता प्रदान करके क्या ऋण सहायता प्रदान की जाएगी, 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपए की पहली किस्त और 2 लाख रुपए तक द्वितीय किस्त की सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये जो है इस योजना के संबंधित चीजें हैं। अब हम बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, अब इसको कब अप्रूव किया गया है, तो 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इसकी योजना को मंजूरी दी है। और फिर यह योजना वर्ष 2021 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए ये योजना बनाई गई है। अब इसमें क्या है, इस योजना में है क्या, वर्तमान में इस योजना के माध्यम से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो हम बातचीत कर रहे थे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो आपके इंपॉर्टेंट के लिए बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर सकती है, चाहे प्री की बात हो चाहे मेंस की बात हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस योजना को इनॉग्रेट कब किया गया, इसको स्वीकृति कब प्रदान की गई। तो इसको स्वीकृति प्रदान की गई है 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो समिति होती है मंत्रिमंडल आर्थिक मामलों की, उसने इसको जो है स्वीकृति प्रदान की है। अब ये योजना जो है उसकी खासियत क्या है कि ये वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब इसमें होगा क्या, वर्तमान में इस योजना के माध्यम से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। देखिए, भारत एक विकासशील देश है और बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, भारत में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि भारत की जो युवा आबादी है, जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं, वो माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार ना हो, उनको उचित पोषण मिले। और अगर उचित पोषण उनको प्राप्त होता है, जैसे आप जब भी आप पोषण की बात करते हैं, देखिए न्यूट्रिशन की जब आप बात करते हैं, न्यूट्रिशन की जब आप चर्चा करते हैं, तो न्यूट्रिशन मानव विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टूल होता है। चाहे आप मानसिक विकास की बात करेंगे, देखिए मानसिक विकास जो आपका होगा ये भी कहीं ना कहीं शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ विकास है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं होंगे, आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, आपको बीमारियां हो जाएंगी, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो आपको तरह तरह की बीमारियां होंगी और फिर आपका मानसिक विकास भी प्रभावित होगा। और अगर मानसिक विकास प्रभावित होगा तो अगर हम एक देश के दृष्टिकोण से देखते हैं, एक नेशन के दृष्टिकोण से देखें, तो ये ह्यूमन रिसोर्स जो है वो प्रभावित होगा, मानव संसाधन प्रभावित होगा। और अगर मानव संसाधन प्रभावित हुआ तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत नकारात्मक असर डालता है। इसीलिए सरकारें इस तरह के कार्यक्रम लेकर आती हैं ताकि मानव संसाधन बेहतर हो। और मानव संसाधन की बेहतरी के लिए आप युवाओं से ही बेहतर शुरुआत कर सकते हैं और युवाओं को माल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए इसका, तो ये योजना जो है इसको स्वीकृति सितंबर 2021 में की गई है। और इस योजना के तहत गर्म खाना जो है सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रदान किया जा रहा है। अब आगे देखते हैं इस योजना से संबंधित क्या मुख्य बिंदु हैं। इस योजना ने पूर्व में चल रही जो मध्याह्न भोजन योजना थी का स्थान लिया है। पहले मध्याह्न भोजन जो योजना चल रही थी उसका स्थान इस योजना ने ले लिया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके एग्जाम के लिए, मैंने आपको बार बार कहा कि बार बार आपको मैं इंगित कर रहा हूं कि फाइनेंशियल एलोकेशन
जो वित्तीय आवंटन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये समझे जरूर कि बजट या इकोनॉमिक सर्वे में बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है किसी योजना के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी बिहार का एग्जाम हुआ है, बीपीएससी का एग्जाम, उसमें बहुत सारे प्रश्न इस तरह से पूछे गए हैं योजनाओं से संबंधित, और हमारे घटना चक्र से प्रकाशन से बहुत सारे प्रश्न बीपीएससी में आए भी हैं। बीपीएससी में बहुत सारे प्रश्न आए हैं, जिसमें विशेष करके 2-3 किताबें, बिहार पूर्वावलोकन, बिहार तथ्यसार जैसी किताबें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसी क्रम में जब हम यूपी पीसीएस की चर्चा करेंगे तो हम जो आपको बता रहे हैं, जो आपसे बातचीत कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, देखिए मैं बार बार इंगित करता हूं कि सिविल सर्विसेज में आज के दौर में इंफॉर्मेशन की इतनी बम्बार्डमेंट है, तो इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है कंटेंट। और कंटेंट की डिलीवरी में घटना चक्र प्रकाशन अपना 100% देने का प्रयास करता है। और आप चूँकि जानते हैं, आप इनकी किताबों को पढ़ते हैं, तो आप बेहतर जान सकते हैं कि हम कितनी मेहनत से जो है किताबों को तैयार करते हैं। और अगर कंटेंट तैयार करने में हमारी रिसर्च टीम होती है अलग अलग सब्जेक्ट की, और उसी रिसर्च टीम के माध्यम से इस तरह के कंटेंट आपके समक्ष हम लेके आ रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में जो फैक्चुअल कोई मिस्टेक ना हो। तो पोषण योजना के तहत 2023-24 में इस योजना के संचालन हेतु 11,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। 2-3 महत्वपूर्ण उद्देश्यों को भी समझ लेते हैं इस योजना के अंतर्गत क्या है। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है देश में कुपोषण और एनीमिया को दूर करना है। देश में कुपोषण और एनीमिया को खत्म करना है। गर्भवती महिलाओं, किशोरियों और बच्चों को संतुलित आहार उपलब्ध कराना है। ये जो है मुख्य उद्देश्य की बात कर रहा हूँ। लोगों को स्वास्थ्य पोषण के महत्व के बारे में जागरूक करना है कि भाई स्वास्थ्य और पोषण आपके जीवन में, जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है। आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत बनाकर उन्हें कुशलतापूर्वक चलाना है। अब जो है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इससे संबंधित जो प्री के दृष्टिकोण से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इस योजना को प्राथमिक कक्षाओं के 11.80 करोड़ बच्चों के अलावा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं अथवा बाल वाटिकाओं में पढ़ने वाले छात्रों तक विस्तारित करने का भी प्रस्ताव सरकार ने किया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है इसके फैक्ट्स हैं। जो 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया, उसको आप याद करिएगा, उसको दिमाग में रखिएगा, जहन में रखिएगा, और वही 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं यूपी पीसीएस प्री जो 22 दिसंबर को होने जा रही है। अब मध्याह्न भोजन योजना की भी चर्चा कर लेते हैं। मध्याह्न भोजन योजना की जो शुरुआत की गई है, अगर ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव की बात करें, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें, तो सर्वप्रथम 1925 में मद्रास नगर निगम ने इसकी शुरुआत की थी। किसने शुरुआत की थी? मद्रास नगर निगम ने इसकी शुरुआत की थी। आप इसको याद कर लीजिए। सबसे पहली बात, अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर आप जाएंगे, अगर आप इसके ऐतिहासिक परिदृश्य को देखेंगे, तो आप कहेंगे कि मद्रास नगर निगम ने इस योजना की शुरुआत सबसे पहले की थी। मतलब इस तरह के कॉन्सेप्ट की शुरुआत की थी, इस तरह की अवधारणा की शुरुआत की थी। 1980 के दशक में 3 राज्यों क्रमशः गुजरात, केरल और तमिलनाडु एवं संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी, वर्तमान में जो पुदुचेरी है, ने प्राथमिक स्कूलों में सभी बच्चों के लिए इस योजना की शुरुआत की। मतलब ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ते हुए वर्ष 1990-91 तक देश के 12 राज्यों द्वारा यह योजना संचालित की जाने लगी थी। मध्याह्न भोजन योजना की चर्चा हो रही है। फिर 15 अगस्त 1995 को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। याद कर लीजिए, 15 अगस्त 1995। इसे ही मध्याह्न भोजन योजना के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। इसके उद्देश्यों में क्या है भाई? जो गरीब बच्चा होगा उसको अगर भोजन मिलेगा, उसको शिक्षा मिलेगी, तो स्कूल जाने का प्रयास करेगा और स्कूल जाने की जो दर होगी उसकी बढ़ जाएगी। और इसका उद्देश्य भी यही महत्वपूर्ण है कि नामांकन में बढ़ोतरी करना है, छात्रों के नामांकन में बढ़ोतरी करना है, प्रतिधारणा एवं उपस्थिति बढ़ाने के साथ प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के पौष्टिक स्तर में सुधार करना इसका उद्देश्य है। तो ये जो है इस योजना की चर्चा हमारी हुई है। देखिए, 3 जो फैक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपकी चर्चा कर रहा हूं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब एक महत्वपूर्ण पॉलिसी की हम बात करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये बहुत कंट्रोवर्शियल नीति भी रही, बहुत इसका विरोध भी हुआ, बहुत चर्चा में रही, इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। मैं विरोध की चर्चा क्यों करता हूँ? जो मुद्दे ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहेंगे उन मुद्दों से सवाल पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होगी, ये आप समझ लीजिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा हम करेंगे, और 2020 में जो है इसको लाया गया था
अब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है, अब क्या है पहले जान लीजिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती क्या है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक विजन डॉक्यूमेंट होती है जो यह निर्देशित करती है कि आने वाले वर्षों में देश की शिक्षा की दशा दिशा क्या हो, यानी देश की शिक्षा कैसे हो, किन मूल्यों पर आधारित हो, कैसे आगे बढ़े, देश के जो युवा हैं वो कैसे शिक्षा अर्जित करें, किस तरह से शिक्षा ग्रहण करें कि उनको जो है रोजगार मिलने में भी संभावना बेहतर हो और वो देश के विकास में भी योगदान दे पाएँ, ज्ञान कौशल भी उनका में भी उसमें वृद्धि हो पाए। तो ये कुल मिलाकर इसकी जो है कुल जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो एजुकेशन पॉलिसी की यही होते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जो लगभग 34 वर्षों बाद आई है। देश में सर्वप्रथम कब आई है, ये सवाल भी पूछ सकता है। देखिए करंट से जोड़ के सवाल पूछता है कि हिस्ट्री में जाके, तो सबसे पहले जो नीति आई है 1968 में पहली शिक्षा नीति जारी की गई थी। इसके बाद फिर कब जारी की गई थी, 1986 में, और उसके बाद 1992 में कुछ इसमें संशोधन किया गया था और 86 के बाद फिर जारी किया गया 2020 में। तो ये कुल मिलाकर ये शिक्षा नीति की चर्चा है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, विशेष रूप से वंचित समूहों को, जो वंचित समूह देश में मुख्य धारा में छूट गए हैं उनको शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और सीखने के परिणामों को बेहतर बनाना। भारत को वैश्विक शिक्षा के मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान, जैसे देखिए QR यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है, QR यूनिवर्सिटी रैंकिंग आप देख लीजिए। इन सब रैंकिंग्स में आप देखिए इंडिया के जो विश्वविद्यालय होते हैं वो बहुत पीछे होते हैं। तो इस शिक्षा नीति के तहत इसको भी बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। अब शिक्षा नीति के आधार सिद्धांत क्या है इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि प्री के लिए जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसकी हम चर्चा करेंगे। मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ, योजनाएं और नीतियां जो किताब है ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर इसको खरीदेंगे तो प्री मेंस सब में ये किताब काम आएगी, इसको जो आप जरूर खरीदें। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है इसने एक वैश्विक विजन दिया है, भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली जो सभी को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर और भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने की प्रयास में ये शिक्षा नीति लेकर आई गई है। केंद्र सरकार इस प्रयास में इस शिक्षा नीति को लेकर आया है, केंद्र सरकार लेकर आई है। स्कूली शिक्षा जो व्यवस्था है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने 3 से 18 वर्ष की जो शिक्षा, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे शिक्षा नीति का। क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्य चर्चा और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था की बात करती है। 5, 3, 8, 3, 11, 4, 15 मतलब MA तक के लिए बात करती है, परास्नातक के लिए बात करती है। क्या व्यवस्था होगी, 5+3+3+4। अब इसको परिभाषित भी करती है, जैसे पिछला जो अकादमिक ढांचा था वो कैसे था, ये आप समझिए। पिछला जो अकादमिक ढांचा था वो कक्षा 11 से 12, उम्र 16 से 18, कक्षा 9 से 12, उम्र 14 से 18, माध्यमिक शिक्षा है जो सेकेंडरी कहा गया। उम्र 6 से 16, कक्षा 10 तक, उम्र 6 से 8, उम्र 11 से 14, मध्य मिडिल की बात करते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर ये एक चेंज लाने का प्रयास किया गया है। 5+3+3+4 5+3+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, यानी शुरुआत हो जाएगी 3 साल से, और इसकी शुरुआत करके एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है जिससे आगे बढ़कर बच्चों का बेहतर विकास हो पाए, यानी शिक्षा 3 साल से शुरू हो जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात 30:1 से कम हो, यानी 30 छात्र हो तो कम से कम 1 शिक्षक जरूर हो। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब वर्ष 2017-18 में NSSO के 75वें घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार 6 से 17 वर्ष के बीच की उम्र के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 3.22 करोड़ थी। बहुत बड़ी संख्या है ये। इस संख्या को कम करके कैसे बेहतर करना है, ये उसका उद्देश्य है शिक्षा नीति का। वर्ष 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100% सकल नामांकन प्राप्त करने का लक्ष्य शिक्षा नीति करती है। अब एक शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषता यह है कि जहां तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन बेहतर यह होगा कि ग्रेड 8 और उससे आगे तक भी शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा हो।
मतलब शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि घरेलू भाषा को प्रोत्साहन दिया जाए जिससे बालक के मानसिक स्तर में वृद्धि हो पाए, क्योंकि घरेलू भाषा के माध्यम से आप बेहतर तरीके से फैक्ट्स को, बेहतर तरीके से नॉलेज को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, समझ पाते हैं। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसका पालन करेंगे, ये इसका उद्देश्य है। घरेलू भाषा की 8 तक कम से कम घरेलू भाषा में जो है शिक्षा ग्रहण करे बालक, हालांकि दूसरी भाषाएं जाने लेकिन जो मुख्य भाषा हो वो यही हो। तो ये एक इसका जो है प्रावधान। एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये है कि भारतीय साइन लैंग्वेज को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा और राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी जो बधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की जाएगी। स्कूली शिक्षा के लिए एक नई और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिद्धांतों, अग्रणी पाठ्यक्रम आवश्यकताओं के आधार पर तथा राज्य सरकारों, मंत्रालयों, केंद्र सरकार से संबंधित विभागों और अन्य विशेषज्ञ निकायों सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके तैयार की जाएगी। अब ग्रेड 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी तथा कोचिंग कक्षाओं की आवश्यकताओं को समाप्त करने के लिए बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं की मौजूदा प्रणाली में सुधार किया जाएगा, यानी जिससे कोचिंग माफियाओं पर नकेल कसी जा सके। ये शिक्षा इसका उद्देश्य है। तत्कालीन अब इसका नाम जो है शिक्षा मंत्रालय हो गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये पूछ सकता है कि परख है इसको किस नीति के तहत स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूछ सकता है, 3 विकल्प और पूछ लेगा और आपको बताना है कि किसके तहत इसको स्थापित करने का प्रावधान करने का प्रयास किया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके लिए। अब विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए सिद्धांत समान होंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए उच्चतर गुणवत्ता वाली सामान्य योग्यता परीक्षा, साथ ही विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक विषयों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 बार विशिष्ट सामान्य विषय की परीक्षाएं लेने का कार्य करेगी। ये एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। अब हम उच्चतर शिक्षा की बात करेंगे, इसमें क्या इनका प्रावधान है। तो उच्चतर शिक्षा में क्या करना है कि ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ना है जिसमें विशाल बहुविषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हों, मतलब इसमें कई सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं। विशाल बहुविषयक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हों। ये बहुविषयक का मतलब ये होगा कि मेनी सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें पढ़ाने, जिससे विकल्प हो, छात्रों के पास विकल्प हो कि वो किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेके उसमें बेहतर कर पाएं। बहुविषयक स्नातक शिक्षा की ओर आगे बढ़ना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना, राष्ट्रीय अनुसंधान एनआरएफ की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही की जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा के लिए सभी एकल नियामक द्वारा लचीला लेकिन स्थायित्व प्रदान करने वाला विनियमन करना है। तो ये जो है कुल मिला के कुछ बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट थे, क्योंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति से कई प्रश्न बन सकते हैं, कई बार प्रश्न बनते भी हैं, तो मैंने इसको और डिटेलिंग में कोशिश की बताने की आपको। वर्ष 2040 तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य अपने आप को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा। अब ये जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कुल मिलाकर, और इसमें एक और मामला ये किया गया है कि विदेशी प्राइवेट विश्वविद्यालय अब इस देश में भी विश्वविद्यालय खोल सकते हैं, उनको कुछ छूट प्रदान की जाएगी। ये भी इसका उद्देश्य है। कुल मिलाकर भारत का जो पूरा ढांचा है उसको और प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है और बेहतर बनाना है, ताकि ग्लोबली हम जो है शिक्षा के मामले में कम्पीट कर पाएँ। एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये है कि एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत क्या स्थापित किया जाएगा? एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्थापित किया जाएगा, जो अलग अलग मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट को डिजिटल रूप में संकलित करेगा, ताकि प्राप्त क्रेडिट के आधार पर उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा डिग्री दी जा सके। ये एक महत्वपूर्ण है। पीएचडी के लिए या तो स्नातकोत्तर डिग्री या 4 वर्षों के शोध के साथ प्राप्त स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। एमफिल कार्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा, यानी एमफिल कार्यक्रम अब नहीं होगा। समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए आईआईटी, आईआईएम की तर्ज पर मेरू यानी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और इसके मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार करना है। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक फैक्ट है जो आप समझ लीजिए। वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये जो है सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लगभग कवर हो गए हैं। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय व्यावसायिक शिक्षा के लिए उद्योगों को सहायता से
व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञों और व्यावसायिक मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय समिति नेशनल कमेटी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन का गठन करेगा। ये सब कुछ महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हैं, आपको जानने चाहिए, आपके एग्जाम में ये आ सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 की। अब ये क्या है, तो राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति का जो है का बैकग्राउंड थोड़ा जान लेते हैं। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जुलाई 2017 में दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई थी। हालांकि इस नीति के क्रियान्वयन में विभिन्न चुनौतियों के सामने आने के बाद इसकी समीक्षा हेतु नवंबर 2018 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 13 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के मसौदे को सार्वजनिक किया गया था। इस मसौदे पर सभी हितधारकों, आम जनता, संगठन और राज्यों और संघ शासित राज्यों से विचार विमर्श और टिप्पणियां आमंत्रित की गई थी। तत्पश्चात केंद्र सरकार ने विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श के बाद राष्ट्रीय दुर्लभ नीति 2021 को अंतिम रूप दिया गया था। ये चीज को मिला के है। अब दुर्लभ रोग क्या होते हैं ये तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी चर्चा कर लेते हैं। दुर्लभ रोगों की कोई सार्वभौमिक या मानक परिभाषा नहीं है। WHO क्या कहता है कि दुर्लभ बीमारियों को प्रायः जीवन भर के लिए दुर्बल करने वाली ऐसी बीमारियां विकार के रूप में परिभाषित किया जाता है जो प्रति 1000 जनसंख्या में एक या उससे कम लोगों को प्रभावित करती हैं। अब भारत में दुर्लभ रोगों की क्या स्थिति है ये देख लीजिए। भारत में व्यापकता के आधार पर दुर्लभ रोगों को परिभाषित करने के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। अतः भारत में दुर्लभ बीमारियों की कोई निश्चित परिभाषा के संदर्भ में एक राय नहीं है। इस समस्या के समाधान हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा अस्पताल आधारित दुर्लभ रोगों हेतु राष्ट्रीय रजिस्ट्री प्रारंभ की गई है। सामान्यतः भारत में किसी रोग या विकार को दुर्लभ रोग तब कहा जाता है जब वह प्रति 2500 जनसंख्या में एक या उससे अधिक को प्रभावित करे। दुर्लभ रोग का मतलब होता है ऐसी बीमारियां जो जीवन भर आपको परेशान करें। अब इसमें क्या वर्तमान में क्या किया गया है ये भी आप समझ लीजिए। तो सितंबर 2024 में केंद्रीय तकनीकी दुर्लभ रोग समिति की सिफारिश के आधार पर 63 रोगों को राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के तहत कितनी बीमारियों को शामिल किया गया है। तो कुल ये बीमारियों की संख्या है 63। ये आप याद कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम ये पूछे, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं फैक्चुअली जो इंपॉर्टेंट हों। तो 63 रोगों को जो है राष्ट्रीय दुर्लभ नीति के तहत शामिल किया गया दुर्लभ रोगों में। अब कितना उत्कृष्टता केंद्रों की पहचान की गई है, तो कुल मिलाकर 12 उत्कृष्टता केंद्रों की पहचान की गई है जो दुर्लभ बीमारियों के निदान, रोकथाम और उपचार की सुविधाएं वाले प्रमुख सरकारी तृतीयक अस्पताल हैं। 30 मार्च 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति स्वीकृत की थी। कब स्वीकृत की थी? 30 मार्च 2021 को। यह भी आप याद कर लीजिए। अप्रूव कब की गई थी? 30 मार्च 2021 को अप्रूव की गई थी। अब राष्ट्रीय रोग नीति के आधार पर दुर्लभ रोगों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। 3 समूह में, समूह एक बार उपचार करने की आवश्यकता वाले विकार, दीर्घकालिक या आजीवन उपचार, ऐसे रोग जिनके लिए निश्चित उपचार उपलब्ध है लेकिन इसके उपचार की लागत बहुत अधिक है। तो ये 3 तरह से इसको परिभाषित किया गया। नीति के प्रमुख लक्ष्य क्या है? लक्ष्य कुछ की चर्चा कर लेते हैं। तो उपचार की उच्च लागत को कम करना, जैसे मान लीजिए उपचार की उच्च लागत को कम कैसे करने का प्रयास है। जैसे कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत महंगी हैं, जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, आम आदमी बहुत मुश्किल होती है इसको करवाने में। CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज, लिवर सिरोसिस, मतलब इस तरह की बीमारियां जो होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं और इनकी लागत को कम करने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। दवाओं के स्वदेशी अनुसंधान और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा, इसीलिए जेनरिक स्टोर्स खोले गए हैं। भारत सरकार ने कई सारे जेनरिक स्टोर्स खोले जाने को मंजूरी दी है, वो इसके प्रयास के रूप में है। प्राथमिक एवं द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा संरचना के माध्यम से शुरुआती चरणों में दुर्लभ रोगों की स्क्रीनिंग पता लगाना। स्क्रीनिंग पता लगाने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए, मैं आपको थोड़ा इसको बता देता हूँ। जैसे स्क्रीनिंग में क्या मतलब होता है, स्क्रीनिंग का उद्देश्य क्या होता है। देखिए WHO ये मानता है कि अगर कोई भी डिजीज चाहे जितनी खतरनाक डिजीज हो, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है अर्ली डिटेक्शन। अगर आप अर्ली डिटेक्शन कर लेंगे इसका, तब आप उन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं या पूरी तरह से क्योर भी कर सकते हैं। जैसे अगर कैंसर का अर्ली डिटेक्शन हो जाए, स्टेज 1 में हो जाए,
तो इसकी संभावना ज़्यादा रहेगी कि बेहतर तरीके से ट्रीट किया जा सकेगा। अगर 2 में भी हो जाए तब भी, 3 में हो जाए तब भी थोड़ा संभावना बनी रहती है, लेकिन स्टेज 4 में अगर आप डिटेक्ट करेंगे तो फिर इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ठीक इसी तरह की चीज़ है CKD में, क्रॉनिक किडनी डिजीज, लीवर सिरोसिस या कोई भी बीमारी जो दुर्लभ रोग में आती है, अर्ली डिटेक्शन क्योर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए अर्ली डिटेक्शन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो वित्तीय सहायता की स्थिति क्या है, ये हम देख लेते हैं। वित्तीय सहायता की स्थिति क्या है? तो केंद्र सरकार द्वारा समूह 1 के तहत सूचीबद्ध दुर्लभ रोगों के पीड़ितों को राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 20 लाख रुपए तक। 20 लाख रुपए की इस वित्तीय सहायता के लिए लाभार्थियों को BPL परिवारों तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इस वित्तीय सहायता का लाभ देश की लगभग 40% ऐसी जनसंख्या को प्रदान किया जाएगा जो आयुष्मान भारत के तहत रजिस्टर्ड हैं। ये जो है कुल मिलाकर ये चीज़ है। दुर्लभ रोगों हेतु अधिसूचित उत्कृष्टता केंद्रों में क्या होगा कि उपचार के लिए प्रतिरोगी 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये भी एक एस्पेक्ट है, आप जान लीजिए। अब देखिए कुछ और भी डिटेलिंग है जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है आपके एग्जाम के लिए, मैं उसको बता देता हूं आपको। ये चीज़ आप समझ लीजिए। एक कंसोर्टियम का गठन करने का प्रस्ताव किया गया है इसके तहत। इसमें क्या है, उत्कृष्टता केंद्रों का संकाय, यह रोकथाम और उपचार प्रयासों के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेगा। मतलब एक कंसोर्टियम का गठन करने का प्रस्ताव किया। कई बार पूछ सकता है कि किस नीति के तहत, तो आप दुर्लभ रोग नीति की चर्चा कर सकते हैं, उस विकल्प को टिक कर सकते हैं, तो आपका प्रश्न सही होने की संभावना रहेगी, सही हो जाएंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 29 फरवरी को मनाया जाता है और 2024 को 17वें अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस का आयोजन किया गया था। अब प्रथम कब किया गया था? 2008 में किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं हम। महिला और बाल विकास मंत्रालय की कवच योजनाएं, तो मिशन पोषण 2.0, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य, ये कई योजनाएं हैं जिनको जो है अम्ब्रेला स्कीम के तहत लाया गया है, एक साथ एक छतरी में कर दिया गया है। तो मिशन पोषण 2.0 क्या है? वो क्या है? एक एकीकृत पोषण समर्थन कार्यक्रम है। यह बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और दुग्धपान कराने वाली महिलाओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करने की योजनाएं हैं। इसमें 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं: आंगनवाड़ी सेवा, किशोरियों के लिए योजना और पोषण अभियान। 3 योजनाएं इसमें शामिल की गई हैं। उद्देश्य क्या है? तो मिशन 2.0 देश के मानवीय पूंजी विकास में योगदान करेगा, सतत स्वास्थ्य जागरूकता तथा खान पान की अच्छी आदत को प्रोत्साहित करेगा और प्रमुख रणनीतियों के जरिए पोषण संबंधी अभावों को दूर करने का प्रयास करेगा। मिशन पोषण 2.0 कार्यक्रम के तहत पोषण नियम और मानक तथा THR की गुणवत्ता और परीक्षण में सुधार लाया जाएगा। इसके साथ ही हितधारकों और लाभार्थियों की संलग्नता को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत कई प्रमुख रणनीतियां जैसे सुधारात्मक रणनीतियां, पोषण जागरूकता रणनीतियां आदि चलाई जा रही हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, बार बार इस बात को इंगित करता हूं कि 2024-25 के बजट में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 हेतु कितने रुपए का आवंटन किया गया है? आप याद रखिए 21,200 करोड़ रुपए। सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 हेतु कितने करोड़ रुपए? 21,200 करोड़ रुपए। 21,200 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। कब? 2024-25 के बजट में। इसको भैया याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब मिशन शक्ति की चर्चा करते हैं। मिशन शक्ति की चर्चा करते हैं, इसमें देखते हैं एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है ये, और जिसे महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण हेतु अम्ब्रेला योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। अम्ब्रेला योजना का मतलब एक छाता योजना होती है जिसमें एक योजना में कई योजनाएं शामिल होती हैं, इसलिए इसको अम्ब्रेला योजना कहा जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसकी चर्चा कर लेते हैं। मिशन शक्ति की 2 उपयोजनाएं भी हैं। कौन कौन सी हैं? तो संबल है और दूसरा सामर्थ्य है। संबल उपयोजना महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए है, जबकि सामर्थ्य उपयोजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। ये 2 योजनाएं हैं। संबल उपयोजना के घटकों में नारी अदालतों के एक नए घटक के साथ वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पूर्ववर्ती योजनाएं शामिल हैं। अब सामर्थ्य उपयोजना में क्या शामिल है? तो सामर्थ्य उपयोजना के घटकों में उज्ज्वला, स्वाधार, गृह
और कामकाजी महिला छात्रावास की पूर्ववर्ती योजनाओं को संशोधनों के साथ शामिल किया गया है। तो ये कुल मिलाकर पोस्ट मिशन शक्ति की बात थी। अब मिशन वात्सल्य क्या है भैया, ये देख लीजिए। अब वर्ष 2009-10 से पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु 3 योजनाओं को लागू किया गया था, जिसमें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ साथ अन्य बच्चों हेतु किशोर न्याय कार्यक्रम, सड़क पर रहने वाले बच्चों हेतु एकीकृत कार्यक्रम एवं बाल गृह सहायता योजना था। ये 2009-10 से इसकी शुरुआत हुई थी। और वर्ष 2010 में इन 3 योजनाओं को एक ही योजना एकीकृत बाल संरक्षण योजना में मिला दिया गया। एकीकृत बाल संरक्षण योजना में मिला दिया गया। इसको 2017 में इसका नाम भी बदल दिया गया और बाल संरक्षण सेवा योजना कर दिया गया, और फिर 2020-21 में मिशन वात्सल्य के रूप में इसको नामित कर दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के हम अब देखते हैं अगली योजना, जिसको कहा गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2021, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए। इस परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जे सत्यनारायण की अध्यक्षता में एक समिति ने व्यापक और समग्र रूप से डिजिटल स्वास्थ्य की अवधारणा को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट का निर्माण किया। इस कड़ी में 27 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। कब? 27 सितंबर 2021 को। 27 सितंबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई है। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया है? तो आप ये भी याद रखिए, जे सत्यनारायण कमेटी। जे सत्यनारायण कमेटी के रिकमेंडेशन पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को जो है शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2021 में इसकी शुरुआत की थी। उद्देश्य क्या है? अत्याधुनिक डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित करना। अत्याधुनिक डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित करना, स्वास्थ्य के लिए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर विशेष एसडीजी जो गोल्स हैं, एसडीजी गोल्स जो हैं उन पर उनमें स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना है। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान में राष्ट्रीय सुवाह्यता सुनिश्चित करना है। स्वास्थ्य पेशेवरों और चिकित्सकों द्वारा नैदानिक निर्णय समर्थन प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य डेटा विश्लेषण और चिकित्सा अनुसंधान का लाभ उठाते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा देना है। इसके घटक क्या क्या हैं? तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जाएंगी? एक स्वास्थ्य आईडी आपकी होगी, एक हेल्थ आईडी होगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रमुख घटकों में प्रत्येक नागरिक के लिए एक स्वास्थ्य आईडी प्रदान की जाएगी। पहली चीज़ ये हो जाएगी। फिर क्या होगा? दूसरी चीज़ क्या रहेगी? स्वास्थ्य सेवा पेशेवर रजिस्ट्री रहेगी। देश में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की आपूर्ति में संलग्न सभी पेशेवरों का एक व्यापक संग्राहक रहेगा। पेशेवरों का मतलब जो लोग इस हेल्थ सेक्टर में जो पेशेवर है, हेल्थ सेक्टर में जो मेडिसिन फील्ड हो गया है, टेक्निकल फील्ड हो गया, हेल्थ सेक्टर में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी भी एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी। इस रजिस्ट्री में नामांकन स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र से जुड़ने में सक्षम बनाएगा। तीसरी चीज क्या होगी? स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री बनाई जाएगी। स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री क्या होगी? तो स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री देश में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का एक व्यापक संग्राहक है। अब इसमें क्या होगा? इसमें क्या चीज होगी? इसमें अस्पताल, क्लिनिक, नैदानिक प्रयोगशालाएं एवं इमेजिंग सेंटर इत्यादि सहित सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य सेवाएं दोनों शामिल होंगी। फिर क्या होगा? चौथी कड़ी क्या होगी? चौथी कड़ी में होगी निजी स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रणाली। इसमें पर्सनल डिटेल्स होंगी कि आपकी क्या बीमारी है, कहाँ इलाज चल रहा है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारी डिटेलिंग इसमें शामिल होगी। तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, महत्वाकांक्षी योजना है और बेहतर तरीके से कार्यान्वित होगी तो बेहतर रिजल्ट भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की चर्चा कर लेते हैं। अब इसको अनुमोदित कब किया गया है? तो इसको अनुमोदित किया गया है मार्च 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें जो है इसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को अप्रूव किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य की चर्चा कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार करना, सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को सुधारना, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र द्वारा प्रदत्त निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, प्रशासक और पुनर्वास संबंधी सेवाओं में गुणात्मक सुधार और विस्तार करना इसका उद्देश्य है। इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य की चर्चा कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में एक स्वस्थ भारत के निर्माण का उद्देश्य है। इसमें क्या क्या उद्देश्य है? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा
को 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 25 तक, वर्ष 2025 तक कितना साल करना है? 70 वर्ष करना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा बढ़ाना है। जीवन प्रत्याशा कैसे बढ़ेगी? जब आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आपका पोषण ठीक होगा, आपका खान पान ठीक होगा, आप हेल्थ को ध्यान में रखेंगे और सरकारें भी उस दिशा में आगे बढ़ाएंगी। तो जन्म के समय अगर जीवन प्रत्याशा इस समय 67.5 साल है तो इसको बढ़ाकर कितना कर देना है? 2025 तक 70 साल कर ले जाना है। वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर 2.1, कल इसकी चर्चा हमने की थी, यानी 2.1 जन्म दर रहना निर्धारित किया गया है। वर्ष 2022 तक प्रमुख श्रेणियों, रोग एवं इसकी प्रवृत्ति के बोझ को आकलन के लिए विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष सूचकांक की नियमित निगरानी करना भी इसका अन्य लक्ष्य है। अब मृत्यु दर क्या करना है? 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को वर्ष 2025 तक कितना ले जाना है? 23 प्रति हजार ले जाना है। इसका उद्देश्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। कितना ले जाना है? 2025 तक 23 ले जाना है। 23 तक 2025 तक 23 ले जाना है, 23 प्रति हजार। और मृत जन्म लेने वाले बच्चों की दर इकाई में लाना है, 1 से लेकर 9 के बीच प्रति हजार करना है। ये इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। रोग प्रसार और घटनाओं की कमी में क्या करना है? वर्ष 2018 तक कुष्ठ रोग, वर्ष 2017 तक कालाजार तथा हाथी पांव का उन्मूलन करना तथा इस स्थिति को बनाए रखना है। क्षय रोग के लिए बलगम पॉजिटिव रोगियों में 78.5% की सफल उपचार दर को प्राप्त करना, बनाए रखना तथा नए मामलों को कम करना तथा 25 तक उन्मूलन की स्थिति पहुंच जाना है। 25 तक उन्मूलन कर देना है, ऐसा इसका उद्देश्य है। 25 तक दृष्टिहीनता की व्यापकता को घटाकर 0.25 प्रति हजार के स्तर तक ले जाना है। हृदय वाहिका रोगों जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जिसमें हार्ट अटैक, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में हार्ट अटैक भी आता है, कोरोनरी डिजीज, ये सारी डिजीज आती हैं। कैंसर, मधुमेह या श्वास संबंधी जीर्ण रोगों से होने वाली अकाल मृत्यु के मामले में 25% तक की कमी करना है। स्वास्थ्य सेवाओं को कवरेज करने में क्या स्थिति है? तो वर्ष 2025 तक मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग में 50% की वृद्धि करना है। 50% की वृद्धि करना है। 2025 तक 1 वर्ष तक के 90% से अधिक नवजात शिशुओं का पूर्णतः प्रतिरक्षण सुनिश्चित करना है। वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन की 90% से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित परिक्षेत्रीय लक्ष्य क्या है? तो तंबाकू उपयोग के मामले में वर्तमान स्तर की तुलना में वर्ष 2025 तक कितना % की कमी करना है? 30% की कमी करना है। स्वास्थ्य और वित्त में क्या स्थिति है? तो सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र पर जो GDP का खर्च किया जाता है वो 1.15%, इसको बढ़ाकर 25 तक 2.5% पर ले जाना है। अब स्वास्थ्य अवसंरचना और मानव संसाधन पे क्या करना है? तो उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक के मानदंडों के अनुसार डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है। वर्ष 2025 तक उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में IPPHS मानदंडों के अनुसार जनसंख्या अनुपात में सामुदायिक स्वास्थ्य सेवियों की संख्या को बढ़ाना है। तो कुल मिलाकर ये स्वास्थ्य नीति के कुछ उद्देश्य हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आपकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इस योजना के बाद हम अब पहुंचेंगे अगली योजना पर। देखिए, मैं प्री के हिसाब से आपको तैयारी करवा रहा हूं और प्री के दृष्टिकोण से ही आप इसको पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। अब इसको कब शुरुआत किया गया है इसका? तो पहले जान लीजिए, इसकी शुरुआत की गई है 4 नवंबर 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। अब अगर पूछ लेगा प्रश्न आपसे कि मिलाने में आ गया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान किस मंत्रालय की योजना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना है। इसका उद्देश्य क्या है ये जान लीजिए। इसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच सुनिश्चित कराना, गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुनिश्चित करवाना, ये इसका उद्देश्य है। प्रमुख तथ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देश की सभी गर्भवती महिलाओं को विशेष प्रसव पूर्व देखभाल मुफ्त में उपलब्ध करवाना इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है। इस अभियान से उच्च जोखिम वाले गर्भावस्था का पता लग जाता है और पता लगने के बाद उनकी रोकथाम भी की जा सकती है। इस अभियान के तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को व्यापक और उच्च गुणवत्ता युक्त प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है। ये जो है कुल मिलाकर ये एक
महत्वपूर्ण चीज थी। अब प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की बात करते हैं। अब इसको शुरू कब किया गया है, इसकी घोषणा कब की गई थी पहले जान लीजिए। तो इसकी घोषणा की गई है जुलाई 2015 में। कब की गई है? जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी घोषणा की गई है, जुलाई 2015 में की गई है। और इसके अंतर्गत सरकार द्वारा अनेक जन औषधि स्टोर खोले जाने हैं जहां पर जेनरिक दवाइयां मिलेंगी। जन औषधि केंद्र क्यों खोले जाने हैं? क्योंकि सस्ते में दवाइयां लोगों को मिल जाएंगी तो उनका स्वास्थ्य बेहतर हो पाएगा और उनकी आय अगर कम है तब भी वो इन दवाइयों को खरीद सकते हैं। सबसे मुख्य जो उद्देश्य है। अब इसका उद्देश्य क्या है? सभी के लिए, विशेष तौर पर गरीब और वंचित वर्ग के लिए जन औषधि स्टोर के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाली दवाएं कम कीमत पर उपलब्ध कराना है इसका उद्देश्य। अगला तथ्य जो क्या है, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का मुख्य उद्देश्य जेनरिक दवाओं को उपलब्ध करवाना है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है। अब देख लेते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है। अब जन औषधि अगर कोई स्टोर खोलता है, अगर कोई जन औषधि स्टोर खोल रहा है, जन औषधि स्टोर खोलने हैं तो सरकार द्वारा 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी सहायता प्रदान की जाएगी। 2.5 लाख की सहायता प्रदान की जाएगी। अब ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया सभी जन औषधि अभियान की देखरेख करती है। अब इसकी नोडल एजेंसी क्या है ये पूछ सकता है, तो आप इसको याद रख लीजिए, ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया, ये इसकी नोडल एजेंसी है। अब वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इसका बजट कितना है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो 284.50 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किया गया है, 284.50 करोड़ रुपए। इस परियोजना के तहत 30 जून 2024 तक भारत में कितने केंद्र खोले जा चुके हैं? तो 12,116 केंद्र खोले जा चुके हैं, ये जो है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और है जो आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। जुलाई 2024 में मॉरिशस में भारत के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया था। जन औषधि का केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आप कहेंगे मॉरिशस में। आगे बढ़ते हैं। अब विदेश व्यापार नीति 2023 की चर्चा कर लेते हैं। तो विदेश व्यापार नीति है क्या, पहले ये जान लीजिए। तो विदेश व्यापार नीति जो होती है 2023 एक नीतिगत दस्तावेज है जो निर्यात को सुगम बनाने वाली, समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली योजनाओं की निरंतरता पर आधारित है। इसे केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है, विदेश व्यापार नीति। इसके लक्ष्य की चर्चा कर लेते हैं। इसका जो लक्ष्य है, निर्यातकों के लिए एक व्यवसाय कम करने की सुगमता को सरल बनाने के लिए प्रोसेसिंग, री इंजीनियरिंग तथा ऑटोमेशन पर ध्यान दिया जाएगा। इस्कोमेट के तहत ड्यूल यूज हाई एंड टेक्नोलॉजी आइटम जैसे उभरते नए ई कॉमर्स क्षेत्रों को आगे बढ़ाया जाएगा। अन्य कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हैं इसकी बात कर लेते हैं। अन्य जो महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि 4 नए जो शहर हैं, कौन कौन से हैं? 4 नए शहर हैं जो जिसमें क्या कहते हैं, कौन कौन से शहर हैं? 4 नए शहरों में फरीदाबाद है, मिर्जापुर है, मुरादाबाद है तथा वाराणसी को विद्यमान 39 शहरों के अतिरिक्त निर्यात उत्कृष्टता के शहर के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इन शहरों के जोड़े जाने से हस्तकला, हस्तशिल्प तथा दरियों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। तो ये 4 शहर जोड़े गए हैं, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका है, ये आप याद कर लीजिए। आगे है ईच वन टीच वन पहल के समान ही 2 स्टार और उससे ऊपर वाले स्टेटस धारकों को इच्छुक व्यक्तियों को व्यापार संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे भारत को वर्ष 2030 से पहले $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की सेवा करने में सक्षम कुशल श्रमबल समूह का निर्माण करने में मदद मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर जो 4 शहर जोड़े गए हैं ये आप याद कर लीजिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये एक नवीनतम योजना है, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि इसको आप बहुत अच्छे से आप दिमाग में रखें। इसको जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब अप्रूव किया है? तो 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको अप्रूव किया है। अब इसका जो लक्ष्य है वो क्या है? इसका लक्ष्य है देश के 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना। 1 करोड़ घरों पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना इसका उद्देश्य है। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत 2 किलोवाट क्षमता तक की सौर ऊर्जा प्रणाली के लिए उस प्रणाली की लागत का 60% राशि केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से प्रदान किया जाएगा, जबकि 2 किलो से 3 किलो के मध्य क्षमता वाली सौर ऊर्जा के लिए 40% राशि सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाएगी। वर्तमान मानक मूल्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि 1 किलोवाट जो क्षमता होगी कि सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना पर लगभग 30,000 रुपये की सब्सिडी प्राप्त होगी।
30,000 रुपये की। जबकि 2 किलो की जब बात करेंगे तो 60,000 और 3 किलो की जब हम बात करेंगे तो 78,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए इसमें प्रयास करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार द्वारा। अब यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी आधारित मॉडलों के लिए भुगतान संबंधित सुरक्षा हेतु घटक प्रदान करेगी। अब इसके लाभ क्या हैं? तो लाभ में क्या है कि रूफटॉप और सौर प्रणाली से प्राप्त निःशुल्क बिजली और अधिशेष बिजली वितरण कंपनियों को बेचने से परिवारों को प्रतिवर्ष 15 से 18,000 रुपये की, मतलब आप इसमें बिजली बनाइए, इलेक्ट्रिसिटी को मैन्युफैक्चर करिए, उसके बाद कंपनियों को बेचिए भी तो आपको 15 से 18,000 रुपये का लाभ मिलेगा। आपूर्ति और स्थापना के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए वेंडरों को उद्यमशीलता के अवसर प्राप्त होंगे, ये इसकी जो है। और 17 लाख नौकरियों का सृजन, 17 लाख नौकरियों का सृजन करने का प्रयास किया जाएगा इस योजना के माध्यम से। तो ये जो है ये योजना है। अब 16वां वित्त आयोग की चर्चा हम कर लेते हैं। अब 31 दिसंबर 2023 को भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 का एक, जैसे आप जानते हैं फाइनेंस कमीशन के संदर्भ में जो आर्टिकल है वो 280 है। ये तो आप जानते हैं फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, करों का बंटवारा, राज्य और केंद्रों के बीच करों को निश्चित करना इसका काम होता है। तो फाइनेंस कमीशन जो 16th फाइनेंस कमीशन है, इसके संदर्भ में इसका गठन किया गया। कब किया गया? तो 31 दिसंबर 2023 को इसका गठन किया गया। फाइनेंस कमीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और दिस एस्पेक्ट कैन बी आस्क्ड इन वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम्स। सो आप इसमें बहुत फोकस करें। ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि 16वां वित्त आयोग, इसके संदर्भ में कोई भी प्रश्न आ सकता है किसी भी एग्जाम में। तो इसका गठन कब किया गया? 31 दिसंबर 2023 को किया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये आप समझ लीजिए। पूछेगा 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपको कहना है कि इस आयोग के अध्यक्ष नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। और सचिव कौन है? तो ऋत्विक रंजनम इसके चेयरमैन हैं। ये आप समझ लीजिए। आयोग के जो 4 सदस्य हैं इनकी भी चर्चा कर लीजिए। जैसे अजय नारायण झा हैं, ये पूर्णकालिक सदस्य हैं। एनी जॉर्ज मैथ्यू हैं, पूर्णकालिक सदस्य हैं। डॉक्टर मनोज पांडे पूर्णकालिक सदस्य हैं। और डॉक्टर सौम्या कांति घोष जो हैं वो अंशकालिक सदस्य हैं। पूर्व में डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष को 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया था। हालांकि राजाध्यक्ष ने व्यक्तिगत कारणों के चलते यह पद लेने में असमर्थता व्यक्त कर दी थी। फिर अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार ने श्री राजाध्यक्ष के स्थान पर डॉक्टर मनोज पांडा की 16वें वित्त आयोग की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अधिसूचित किया है। अब आगे बढ़िए। अब इसकी सिफारिशें क्या हैं? तो इसकी सिफारिशें किसके क्या क्या सिफारिश करेगा, जिसकी चर्चा आप पॉलिटी की बुक में कर लिए हैं या करते होंगे, किए होंगे, लेकिन फिर भी मैं चर्चा कर देता हूं एक बार। संघ और राज्यों के मध्य करों की निवल आय वितरण, जो संविधान के अध्याय 1 भाग 12 के अधीन उसके मध्य विभाजित किया जाना है या किया जा सकता है, और ऐसी आय से संबंधित हिस्सों या राज्यों के मध्य आवंटन। वे सिद्धांत जो संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन इस अनुच्छेद खंड 1 के परंतुकों में निर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए भारत की संचित निधि से राज्यों के लिए प्रदान किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो आप कुल मिलाकर ये जो है आपका ये वित्त आयोग है। और अब जो है एक शायद लास्ट ही है, इसकी चर्चा करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष नीति, इसको कब स्वीकृति प्रदान की गई है? तो इसको स्वीकृति प्रदान की गई है अप्रैल 2023 में इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। अब वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र में दूरगामी सुधारों को मंजूरी प्रदान की थी। इसका उद्देश्य क्या है, इसकी चर्चा कर लीजिए। इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष कार्यक्रम में संपोषण और संवर्धन के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए अब इसके प्रमुख तथ्य की चर्चा कर लेते हैं। यह नीति भारतीय क्षेत्र या भारत के क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत किसी क्षेत्र में संपन्न हुई किसी भी अंतरिक्ष गतिविधि पर लागू होगी। यह नीति भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र पर भी लागू होगी। ये कुल मिलाकर इसमें क्या है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत कैसे आगे बढ़े, कैसे बेहतर परफॉर्म करे, उसके संदर्भ में ये पॉलिसी बनाई गई है। अब इसमें निजी क्षेत्रकों की भूमिका को भी परिभाषित किया गया है। जैसे जो प्रक्षेपण अवसंरचना होगी, जो लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जहाँ से कोई यान उड़ाया जाता है, उसके संदर्भ में निजी क्षेत्रों का क्या इस्तेमाल हो सकता है, इसमें चर्चा की गई है। अंतरिक्ष परिवहन प्रणालियों जैसे प्रक्षेपण यानों, शटल आदि के उत्पादन और परिचालन हेतु भी नवीन क्षेत्रों को, निजी क्षेत्रों को आमंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। अंतरिक्ष
परिवहन हेतु पुनर्योज्य प्रौद्योगिकी जो रीयूजर टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना, उनको डिजाइन कैसे करना है, ये अन्य क्षेत्र है। और स्वस्वामित्व या पट्टे पर लिए गए उपग्रहों के माध्यम से भारत के अंदर और बाहर सुदूर संवेदन उपग्रहण प्रणालियाँ स्थापना करने में इसका क्या रोल हो सकता है निजी क्षेत्रकों का, इसको भी इसकी भूमिका तलाशना है। अब इन स्पेस की भूमिका, इन स्पेस एक स्वायत्त सरकारी संगठन के रूप में कार्य करेगा। इन स्पेस क्या है, तो इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है। इसके पास देश में अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, निर्देशित करने और प्राधिकृत करने का अधिकेश होगा। अब NSIL क्या है, तो NSIL क्या है, NSIL में होता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। इसका काम क्या होगा, सरकारी व्यय के माध्यम से सृजित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों एवं प्लेटफार्मों के व्यवसायीकरण हेतु उत्तरदायी होगा। इसके साथ ये प्रवक्ताओं की अंतरिक्ष आधारित आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगा। ये जो है कुल मिलाकर आपकी योजनाएं समाप्त हो गई हैं। स्कीम्स एंड पॉलिसीज में हमने क्या किया, कवर कैसे किया है, स्कीम और पॉलिसी को जो हमने कवर किया, स्कीम एंड पॉलिसीज, तो इसमें हमने क्या कवर किया, 2-3 चीज़ें आपको बता के बात ख़त्म करेंगे। पहली बात तो हमने कवर करने का ये प्रयास किया कि इसमें जो है न्यू स्कीम्स हों, और न्यू स्कीम्स में यूपी की हो या सेंटर की हो, और न्यू स्कीम के तहत या फिर हमको जो लगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्कीम्स हो सकती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम, उसकी चर्चा की है। तो कुल मिलाकर ये स्कीम का हमारा चैप्टर है। यूनियन बजट का वीडियो आ चुका है, जैसे आपको पता होगा बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि आप उत्तर प्रदेश यूपी बजट लेके आए, तो यूपी बजट का वीडियो भी बहुत जल्दी आपके समक्ष आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको घटना चक्र की क्लासेज करने के बाद आनंद आ रहा होगा, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कंटेंट इज़ द किंग। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, कंटेंट इज़ द किंग, कंटेंट इज़ द किंग। आप कितना भी अच्छा बोल लें, कितनी अच्छी डिलीवरी कर लें, लेकिन कंटेंट इज़ द किंग। कंटेंट कैन डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू, what are you going to obtain by decided by content। कंटेंट डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा, इसलिए कंटेंट पर बहुत फोकस रहिए। घटना चक्र का प्लेटफॉर्म आपके कंटेंट के लिए बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। बिहार की स्थिति आपने देखी कि हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे प्रश्न फंसे हैं, इसके बारे में डिटेलिंग जानकारी भी आपको यूट्यूब पर दी जाएगी। लेकिन अब आप बने रहिए चैनल पर, अगर नए हों सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, और घटना चक्र PCS को भी सब्सक्राइब कर लें। आपको मैं फिर बता दूँ, घटना चक्र PCS हमारा चैनल है, घटना चक्र PCS। धीरे धीरे हम सिविल सर्विसेज को पूरी तरह इसी चैनल पर शिफ्ट करेंगे, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। विदा लेते हैं, नमस्कार।